हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग स्टूडेंट। आज हम लोग नॉर्सेट एक्सप्रेस सीरीज में फार्माकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसके ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉपिक पे एंटर करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी टीम यानी जीडीसी नर्सिंग के जो भी एक्सपर्टीज हैं हर दिन आपको इवनिंग 6 PM एंड 8:30 PM पे आपको नॉर्सेट 9 एग्जामिनेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और उसी कड़ी में यानी उसी सीरीज में आज मैं आपको फार्माकोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस, उसके पार्ट 1 में दो बेसिकली टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा। एक डिस्कस करूंगा जनरल एनेस्थेटिक और सेकंड डिस्कस करूंगा स्टूडेंट आपका सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम एंटर हो चुके हैं और ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा टॉपिक होने वाला है। और ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है जी जनरल एनेस्थेटिक ड्रग, यानी जनरल एनेस्थेटिक ड्रग पे हम लोग एंटर कर रहे हैं। और सिंपल सा मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट कि सर यहाँ पर जो वर्ड है उस वर्ड का क्या है जी, तो सर यहाँ पर वर्ड है एनेस्थेटिक। हम जनरल पे बाद में आएंगे, फिलहाल हम कहाँ पर आ रहे हैं, तो सर हमारा जो वर्ड है उसका नाम है जी एनेस्थेटिक। हमारा जो ड्रग है उसका नाम क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, एनेस्थेटिक ड्रग। अब देखिए एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक जो ड्रग है स्टूडेंट, या एनेस्थेटिक जो वर्ड है वो एक्चुअल में एनेस्थीसिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, एनेस्थीसिया से लिया गया है। और एनेस्थीसिया का सिंपल अगर मैं मीनिंग की बात करूं कि सर इसका सिंपल मतलब क्या होता है, तो इसका सिंपल मीनिंग होता है स्टूडेंट लॉस ऑफ सेंसेशन। यानी जो भी चेतना है, सेंसेशन है ना, तो जो भी चेतना है उन चेतनाओं को दूर करना, लॉस करना, या हम कह सकते हैं कि सर लॉस ऑफ सेंसेशन एनेस्थीसिया का सिंपल मीनिंग है। और अगर मैं लॉस में भी बात करूं, सेंसेशन में भी बात करूं, तो सर स्पेशली कौन सा सेंसेशन, तो पेन सेंसेशन, यानी जिससे हमें दर्द महसूस होता है उस पेन सेंसेशन को रोकना एनेस्थीसिया कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि जब मैं आपको एनेस्थेटिक ड्रग दे दूं और मैं आपको कट लगाऊं, यहाँ पर चीर फाड़ ऑपरेशन करूं, तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा, आपको पेन फील नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, फार्माकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। तो एनेस्थीसिया का मतलब है सेंसेशन का लॉस होना और स्पेशली लॉस ऑफ पेन सेंसेशन। अब सुनिए, अब ये जो लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो रहा है, ये लॉस ऑफ सेंसेशन या तो किसके थ्रू होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू होगा, यानी हम डायरेक्ट ब्रेन को टारगेट करेंगे और ब्रेन को क्या करेंगे जी, सुला देंगे। और या तो सर जो लॉस ऑफ सेंसेशन होगा वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा होगा। ऐसे समझिएगा, जैसे मान के चलिए कि मेरे टीथ में प्रॉब्लम है, मेरी दांत में प्रॉब्लम है, मेरे दांतों में कुछ ना कुछ इशू आ गया। अब मैं डॉक्टर के पास गया, आप बीइंग अ नर्स आप हो, ऑब्वियस सी बात है मैं आपके पास आया, यानी कि हम लोग इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो पेशेंट आया और पेशेंट ने बोला कि दांत में प्रॉब्लम है, बहुत पेन हो रहा है, और आप डेंटिस्ट इन केस मान के चलिए आपके यहाँ, आप उनके यहाँ काम कर रहे हैं, तो बेसिकली डेंटिस्ट क्या कहेगा कि मान लो कि सर ऐसा प्रॉब्लम है कि दांत को बाहर निकालना पड़ेगा। अब दांत को बाहर निकालना है तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, तो उस केस में उस पेशेंट को पेन ना हो इसके लिए उसको हम क्या देंगे, एक ड्रग देंगे जो आपके पीएनएस पे जाके काम करेगा, यानी लोकल एरिया में काम करेगा, किस केवल और केवल इस पार्टिकुलर रीजन में। पेशेंट होश में रहेगा, पेशेंट बेहोश नहीं होगा, पेशेंट जो रहेगा वो होश में रहेगा, लेकिन लोकल एरिया में, यानी पीएनएस के केस में क्या होता है कि जो सेंसेशन का लॉस होता है स्टूडेंट वो लोकल टिश्यू में होता है, यानी किसी पार्टिकुलर टिश्यू में हुआ और उस टिश्यू में हमने क्या कर दिया, ड्रग इंजेक्ट कर दिया। सीएनएस के केस में क्या होता है कि जो लॉस होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, वो क्या होता है जी, तो वो बेसिकली लोकल में नहीं होता, पूरी बॉडी में होती है। यानी मिला जुला करके हम कह सकते हैं कि सर ब्रेन में अगर सेंसेशन का लॉस होगा, हमारा मेजर ऑर्गन ब्रेन है, और अगर ब्रेन में ही ड्रग जाकर के एक्ट करेगा तो आपको जो सेंसेशन का लॉस होगा वो होल बॉडी में होगा, और पेशेंट जो होगा स्टूडेंट वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। अनकॉन्शियस का मतलब है कि सर वो बेहोश हो जाएगा, वो यहां पर बेहोश हो जाएगा। तो सीएनएस के केस में पेशेंट बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि ब्रेन पे जाकर के ड्रग एक्ट किया, पूरी बॉडी
शून्य हो गया, चेतना अब आपके अंदर नहीं है। जबकि लोकल टिश्यू यानी जब हम पीएनएस की बात करते हैं तो पीएनएस के केस में स्टूडेंट जो ड्रग है केवल लोकल टिश्यू को टारगेट करेगा। तो अगर कोई ड्रग लोकल टिश्यू को टारगेट करता है तो उस ड्रग को स्टूडेंट हम कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक। क्या कहते हैं जी? लोकल एनेस्थेटिक। तो देखिए यहां पर आपको दो वर्ड मिलेगा, एक आपको मिल गया लोकल एनेस्थेटिक। तो लोकल एनेस्थेटिक वो ड्रग होता है स्टूडेंट जो लोकल टिश्यू पे जाकर के बाइंड करता है और वहां पर सेंसेशन का लॉस कराता है। और वो ड्रग जो अनकॉन्शियस कॉज करे, सीएनएस पे जाकर के कॉज एक्शन प्रोड्यूस करे, ब्रेन पे जाकर के काम करे, उन ड्रग्स को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? जनरल एनेस्थेटिक कहते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है जी। इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो सर इसे हम जनरल एनेस्थेटिक के नाम से जानते हैं। तो जनरल एनेस्थेटिक क्या है, लोकल एनेस्थेटिक क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोनों वर्ड को हमें कहां पर यूज करना है ये भी क्लियर हो गया होगा। एक और पॉइंट, जनरल एनेस्थेटिक में पेशेंट क्या हो जाते हैं? अच्छा, जनरल एनेस्थेटिक में पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाते हैं यानी बेहोश हो जाते हैं। लोकल एनेस्थेटिक में पेशेंट बेहोश नहीं रहेगा, पेशेंट रिमेन कॉन्शियस। ये याद रखिएगा कि लोकल एनेस्थेटिक में पेशेंट बेहोश नहीं होता है। जनरल एनेस्थेटिक का जो यूज है स्टूडेंट वो मोस्टली कहां पर होता है? मेजर सर्जरी, यानी अगर बड़ा ऑपरेशन है, मेजर सर्जरी है, तो उस केस में स्टूडेंट हम क्या करते हैं? जनरल एनेस्थेटिक ड्रग यूज करते हैं। और अगर बॉडी को माइनर सर्जरी करना हो, छोटी मोटी सर्जरी हो, तो उस केस में स्टूडेंट हम क्या करते हैं? लोकल एनेस्थेटिक ड्रग हम यूज करते हैं। तो माइनर सर्जरी और मेजर सर्जरी ये दोनों पॉइंट आपको याद है जी, ठीक है। तो लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है, जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है, आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सर जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक का मीनिंग क्या है। तो अब आते हैं वापस से स्लाइड पे कि सर क्या कहा जा रहा है। एनेस्थेटिक का मीनिंग्स मैंने आपको क्लियर कर दिया, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए समझ करके पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और अभी जो ड्रग्स आएगा ना, मैं बहुत अच्छे अच्छे निमोनिक्स आपको दूंगा, ट्रिक्स दूंगा, उन ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे, इजिली आप ड्रग्स क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। तो जनरल एनेस्थेटिक की बात की जाए तो देखिए क्या करा कि जनरल एनेस्थेटिक आर ड्रग विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन। इरिवर्सिबल नहीं है, कैसा? रिवर्सिबल है, यानी कि आप बाद में फिर से होश में आ जाएंगे जी। सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का भी लॉस होता है जी। फीचर क्या होनी चाहिए, विशेषताएं क्या होनी चाहिए सर जनरल एनेस्थेटिक ड्रग का? कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि रिवर्सिबल कॉन्शियसनेस का लॉस होना मतलब पेशेंट बेहोश हो जाए। एनाल्जेसिया एंड एमेंसिया, देखिए ये दो वर्ड और है। एनाल्जेसिया का मतलब है पेन ना हो, हमने पेशेंट को बेहोश कर दिया लेकिन इतना दर्द हो रहा, इतना दर्द हो रहा कि पेशेंट होश में आ गया। और मान के चलो कि इनकेस पेशेंट होश में आ भी गया, अब उसको पेन हो रही है तो कितना प्रॉब्लम होगा, वो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, वो भागने की कोशिश करेगा उस केस में। तो इसीलिए जो जनरल एनेस्थेटिक ड्रग होता है, जो आइडियल जनरल एनेस्थेटिक ड्रग होता है स्टूडेंट, उसको याद रखिएगा कि उसके पास एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एनाल्जेसिक मतलब पेन रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी। साथ ही साथ में सर उनमें क्या होनी चाहिए? एमेंसिया होनी चाहिए। एमेंसिया का मतलब होता है जी पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी। देखिए वर्ल्ड पे बहुत अच्छे से काम कीजिएगा, पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि सर मीनिंग्स बहुत क्लियर है। तब फार्माकोलॉजी में पहले ही क्लास में आपको बताया हूं कि टर्मिनोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्या है फार्माकोलॉजी में। एमेंसिया का मतलब है पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी। अब मान के चले किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है, जब वो बाहर आते हैं आप उनसे पूछते हैं कि यार क्या हुआ था बताओ ना ऑपरेशन थिएटर में, तो वो क्या कहेगा कि यार डॉक्टर मेरे से बात कर रहा था, फिर यार मुझे नींद आ गई, मुझे कुछ भी याद नहीं है, पता नहीं क्या हुआ उसके बाद, याद नहीं रहता उसको। यानी उसको क्या किया जाता है, कुछ टाइम के लिए मेमोरी का लॉस करा दिया जाता है कि भाई तुम्हें याद ना रहे तो फिर याद रहेगा, तो फिर तुम क्या करोगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे उन इंसिडेंट्स को सोच सोच करके। तो ये भी आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए जब हम जनरल एनेस्थेटिक ड्रग की बात करते हैं। इमोबिलिटी एंड मसल रिलैक्सेशन। इमोबिलिटी, ऐसा नहीं कि पेशेंट का ऑपरेशन चल रहा है हार्ट का और पेशेंट करवट बदल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इमोबाइल मतलब पेशेंट जो है वो मोबिलिटी यानी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, पेशेंट में मूवमेंट नहीं हो, पेशेंट का मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहे, आराम वाले पोजीशन में रहे और बिल्कुल भी शरीर जो है वो हिले डुले ना, बिल्कुल इमोबाइल हो जाए, ऐसी भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जब हम आइडियल एनेस्थेटिक की बात करते हैं। रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन स्पेशली पेन सेंसेशन, और जो लॉस होगा वो रिवर्सिबल होना चाहिए, इरिवर्सिबल नहीं कि एक बार लॉस हो गया तो जीवन में परमानेंट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए जी, रिवर्सिबल होना चाहिए, यानी वापस
प्रॉपर्टी आ जाए। अब अगला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट की स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, यानी अगर मैं किसी पेशेंट को कोई दवा देता हूं, अगर मैं किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन देता हूं, तो वो मेडिसिन किस किस स्टेज से होकर के गुजरता है, कौन कौन से स्टेज को फॉलो करता है। ऐसा तो है नहीं कि सर मैंने दवा दिया और पेशेंट जो है वो सर पेशेंट को बिल्कुल सारी चीजें हो गई, नहीं, वो स्टेज वाइज होता है। वो क्या होता है, स्टेज वाइज होता है। तो यहां पर जब स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि सर 4 स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, तो सर स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया फर्स्ट है। सेकेंड आपका क्या है जी, स्टेज ऑफ डिलीरियम, है ना, क्या है जी, तो सर स्टेज ऑफ डिलीरियम आपका सेकेंड स्टेज है। थर्ड है जी स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, क्या है जी, सर्जिकल एनेस्थीसिया। और फोर्थ आपका है जी स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस, क्या है जी, मेडुलरी पैरालिसिस यहां पर आपका आखिरी स्टेज होता है। अब इसका मीनिंग क्या है सर, क्या मीनिंग है इसका, ये समझिएगा। स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया नाम से ही क्लियर है कि सर इस स्टेज में, यानी जैसे ही मैंने पेशेंट को मेडिसिन खिलाया तो पेशेंट का सेंसेशन, पेन सेंसेशन लॉस हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, तो सर लॉस ऑफ पेन सेंसेशन, लॉस ऑफ पेन सेंसेशन क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं जनरल पॉइंट आपको क्लियर करते जा रहा हूं। सबसे पहले एनाल्जेसिया का मतलब है कि पेन सेंसेशन का लॉस होगा, पेशेंट को पेन नहीं होगा। आप डॉक्टर ऐसे टच करेगा, पूछेगा बताओ कुछ फील हो रहा है, तो वो पेशेंट कहेगा कि नहीं सर फील नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है सर। वो डॉक्टर क्या करता है, कहीं पिंच करता है कि उसे पता चले कि, तो वो पूछेगा कि क्या आपको दर्द हो रहा है, तो पेशेंट कहेगा कि दर्द नहीं हो रहा है, यानी सेंसेशन, पेन सेंसेशन का लॉस हो गया। लेकिन पेशेंट बता रहा है कि दर्द नहीं हो रहा, यानी पेशेंट कैसा है, होश में है, पेशेंट अभी बेहोश नहीं हुआ है। तो पेशेंट याद रखेगा कि पेशेंट रिमेन कॉन्शियस, पेशेंट क्या है जी, रिमेन कॉन्शियस है, यानी सर अभी पेशेंट होश में है, बेहोश नहीं हुआ। अब जैसे ही पेशेंट बेहोश हो गया, जैसे ही पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, तो स्टेज ऑफ डिलीरियम यानी सेकंड स्टेज जो है वो शुरू हो गया। याद रखिएगा, मैं बहुत शॉर्ट पॉइंट और बहुत की पॉइंट में क्लियर कर रहा हूं। जैसे ही पेशेंट कॉन्शियस हो गया यानी होश में, जैसे ही पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया यानी बेहोश हो गया, तो सेकंड स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया स्टूडेंट शुरू हो गया। तो सर यहां पर पेशेंट की क्या स्थिति है, तो पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो गया, यानी सर पेशेंट जो है वो बेहोश हो गया। रेस्पिरेटरी इंबैलेंस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी इंबैलेंस, सर्कुलेटरी इंबैलेंस, और उसके बाद सब नॉर्मल भी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला स्टेज ऑफ सर्जिकल, यहां पर होगा जी सर्जरी। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एट विच स्टेज, यानी किस स्टेज पर या किस स्टेज में सर्जरी किया जाता है, किस स्टेज में ऑपरेशन किया जाता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, नाम में ही क्लियर है, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया यानी स्टेज ऑफ सर्जरी, जहां पर स्टूडेंट सर्जरी किया जाता है। और इस सर्जिकल एनेस्थीसिया में भी 4 प्लेन होते हैं, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4। प्लेन 4 में पेशेंट नहीं जाना चाहिए, प्लेन 3 तक जो है वो आपका ऑपरेशन हो जाना चाहिए। और मेडुलरी पैरालिसिस में तो पेशेंट आना ही नहीं चाहिए। अगर पेशेंट यहां पर आ जाएगा तो परमानेंट पेशेंट की यहां पर क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसलिए जब हम ऑपरेशन कराने जाते हैं, मेजर ऑपरेशन होता है, तो वहां पर डॉक्टर्स क्या करते हैं, सिग्नेचर करवा लेते हैं कि अगर कोई इनकेस ऑपरेशन फेल हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तो देखिए 4 स्टेज है, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लॉस ऑफ कॉन्शियस, यानी कि सर स्टार्टिंग से लेकर के बेहोश होने तक की प्रोसेस को। द पेशेंट रिमेन कॉन्शियस, पेशेंट होश में रहेगा, और एमेंसिया डेवलप हो जाएगा, यानी कि भूलना, पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी यहां पर डेवलप हो जाएगा। डिलीरिया में पेशेंट लॉस कॉन्शियसनेस, पेशेंट सबसे पहले बेहोश होगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी, हार्ट रेट वगैरह सब इंक्रीज हो जाएगा, पीपल डायलेट होना शुरू हो जाएगा, ब्रीदिंग इरेगुलर हो जाएगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही हम सर्जिकल एनेस्थीसिया में आएंगे, रेस्पिरेशन बिकम रेगुलर, रेस्पिरेशन जो है वो रेगुलर हो जाएगा, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, रिफ्लेक्सेस ग्रेजुअली लॉस्ट होगा, और इंटरकॉस्टल मसल पैरालाइज हो जाएगा जी। ये वो स्टेज है जहां पर आपको स्टेज सर्जरी है, जहां पर सर्जरी किया जाता है। याद रखिएगा, ये प्लेन 1 है, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4। प्लेन 4 में नहीं आना चाहिए पेशेंट। स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस में क्या होगा, तो सर रेस्पिरेशन वगैरह, सर्कुलेशन वगैरह फेल हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ये 4 स्टेज है स्टूडेंट जिसमें ड्रग
एंटर करते हैं। जब हम किसी पेशेंट को ड्रग देते हैं तो उस केसेस में पेशेंट इन स्टेज के द्वारा क्या करता है, मूव करता है। और ऑपरेशन किस स्टेज में होता है तो याद रखिएगा, कितने स्टेज होते हैं वो याद रखिएगा, किस स्टेज को किस नाम से जाना जाता है। यहां से आपको आपके नॉर्सेट 9 में क्वेश्चन आ सकते हैं या आपके अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आते हैं कि सर कौन कौन से ड्रग हैं। क्लासिफिकेशन, ये वो पार्ट है जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि सर कैसे याद होगा, क्लासिफिकेशन में कैसे याद करूंगा। बहुत बड़ा पार्ट है मेरे दोस्त, मैं बहुत इजीली आपको याद करवाऊंगा, बहुत अच्छी निमोनिक्स दूंगा, ट्रिक्स दूंगा, यहीं के यहीं याद करवा दूंगा। आप बस इसको फॉलो करते रहिएगा। देखिए, दो तरह के ड्रग होते हैं स्टूडेंट, एक ड्रग होता है इनहेलेशनल एनेस्थेटिक और सेकंड ड्रग होता है जी पैरेंट्रल। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच वन इज द इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक ड्रग, विच वन इज द पैरेंट्रल जनरल एनेस्थेटिक ड्रग। ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो स्टूडेंट आपसे पूछे जाते हैं, आपसे बनते हैं। इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक ड्रग, इसे एक्चुअल एनेस्थेटिक के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है जी, एक्चुअल एनेस्थेटिक। ये आपका एक्चुअल एनेस्थेटिक है जी। अब इनमें दो ड्रग है, एक आपका गैसियस फॉर्म में है और सेकंड आपका वोलाटाइल लिक्विड के फॉर्म में है जी। गैसियस में एकमात्र ड्रग नाइट्रस ऑक्साइड है, वोलाटाइल लिक्विड में आप ईथर, हेलोइथेन, सिवोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन और एनफ्लोरेन ड्रग याद कर सकते हैं। जब हम पेरेंट्रल ड्रग की बात करते हैं जिनको इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है, क्वेश्चन बनता है कि कौन से जनरल एनेस्थेटिक ड्रग इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है, तो आपको याद रखना ये सारे ड्रग हैं और इनमें भी अलग अलग ड्रग है। फर्स्ट ड्रग है इंड्यूसिंग एजेंट, जो कि उनके एक्शन को, एनेस्थेटिक के एक्शन को क्या करे, इंड्यूस करे, दवा को पोटेंशिएट करे। सेकेंड आपका स्लोअर एक्टिंग ड्रग में बेंजोडाइजिपाम है। थर्ड आपका डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया है। इसमें एक और ड्रग भी ऐड कर लीजिएगा स्टूडेंट, ओपियोइड ड्रग भी यूज होता है, ओपियोइड एनाल्जेसिक, याद रखिएगा ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग भी यूज होता है। मैं यहां पर ऐड कर देता हूं और उस ड्रग का नाम है जी फैंटानिल। कौन सा ड्रग यूज होता है तो सर फैंटानिल ड्रग यूज होता है, रेमिफेंटानिल ड्रग यूज होता है। ये बेसिकली आपका ओपियोइड एनाल्जेसिक का ड्रग है जो कि इंट्रावेनस रूट से देकर के हम क्या कहते हैं, पेशेंट को जिनको एनेस्थीसिया कराना होता है उनको हम प्रोड्यूस करते हैं। अब ये सारे ड्रग, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विच वन इज द वोलेटाइल लिक्विड एनेस्थेटिक ड्रग, या विच वन ऑफ द बेंजोडाइजिपाम हैविंग जनरल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी, विच वन ऑफ द ड्रग इज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। ऐसे क्वेश्चन आपको क्लासिफिकेशन से आपके एग्जाम में स्टूडेंट पूछे जाते हैं। अब इनको कैसे याद करें, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। देखो सभी में ना देखोगे फ्लोरेन लगा हुआ, तो एक मैं ट्रिक देता हूं कि DESHIE देसी, डेसफ्लोरेन आपका, ये डेसफ्लोरेन, एनफ्लोरेन, सिवोफ्लोरेन, हेलोइथेन, आइसोफ्लोरेन और ईथर, ये आपका ड्रग है जी। सारे ड्रग कवर हो गए। D4 डेसफ्लोरेन कहां गया, ये हो गया आपका। E4 आपका एनफ्लोरेन हो गया। H4 आपका सिवोफ्लोरेन हो गया। H4 आपका हेलोइथेन हो गया। I4 आपको आइसोफ्लोरेन हो गया और E4 ईथर हो गया। तो देशी करके याद रखिए, देसी पीएमटी एग्जाम। अब पीएमटी कहां से आ गया सर, P4 प्रोपोफॉल, M4 मिथोहेक्सिटोन, T4 थायोपेंटोन और एग्जाम यानी E4 सर एटोमिडेट। तो देसी पीएमटी, पहले पीएमटी का एग्जाम होता था, प्री मेडिकल टेस्ट होता था, अब नीट का एग्जाम होता है। मेरे टाइम पे पीएमटी का एग्जाम होता था, आप लोग के टाइम पे नीट का एग्जाम होता है। तो ये ट्रिक ऐसे बनाया मैंने कि देसी पीएमटी एग्जाम, तो देसी D4 डेसफ्लोरेन, E4, देखिए आपके सामने ऑप्शन रहेंगे स्टूडेंट, आपने ट्रिक्स को फॉलो कर लिया, निमोनिक्स अगर आपने याद कर लिया, ड्रग पे जुबान पे ड्रग जो है ना वो इजीली चढ़ जाएगा। और जैसे ही आपके सामने चार ऑप्शंस आएंगे और जैसे ही आपने ट्रिक्स को अप्लाई करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यकीन नहीं है तो इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, ट्रिक्स से बस ड्रग्स को याद करके देख लीजिएगा। और अगर आपको ट्रिक्स बहुत पसंद आएगा ना तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी रीचनेस हो, क्योंकि हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ना वो आपका व्यू है, आपका कमेंट है कि आपका कमेंट कैसा है, आपका व्यू कैसा, और कितना बच्चे हमें देखते हैं, कितना आप शेयर करते हैं, कितना लाइक्स करते हैं। यही मेरी सोर्स ऑफ एनर्जी है और यही सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज करेंगे आने वाले टाइम में आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए और अच्छी निमोनिक्स के लिए। तो देसी पीएमटी एग्जाम, माय लॉर्ड यानी एक वकील कोर्ट में केस लड़ रहा था और वकील ने क्या बोला कि देसी पीएमटी एग्जाम माय लॉर्ड, MI फॉर मिडाजोलम, LOR फॉर लोरेजिपाम, D फॉर डायाजिपाम, आ गया ड्रग। तो देसी पीएमटी एग्जाम माय लॉर्ड, जहां पर किताब ओपन कर, किताब मतलब तो सर कीटामाइन,
किताब ओपन कर, फंटूस 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 ने चीटिंग किया, फंटूस से हो जाएगा स्टूडेंट फेंटेनिल। अब आपसे पूछिए, जनरल एनेस्थेटिक ड्रग आपसे कभी भी पूछा जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको दवा नहीं याद है, मेडिसिन नहीं याद है, लेकिन आपने एक निमोनिक्स अप्लाई कर दिया स्टूडेंट। यहां पर निमोनिक्स में क्या आपने अप्लाई किया कि देसी पीएमटी एग्जाम माइलोर, जहां पर फंटूस ने, देसी पीएमटी एग्जाम माइलोर, जहां पर किताब ओपन करके फंटूस ने चीटिंग किया। यह आपका ट्रिक्स है। डी फॉर डेस्फ्लुरेन, ई फॉर एनफ्लुरेन, एच फॉर सिवोफ्लुरेन, H फॉर हेलोइथेन, I फॉर आइसोफ्लुरेन और E फॉर ईथर। पीएमटी यानी प्रोपोफॉल है, मेथोहेक्सीटोन है, थायोपेंटेन है, एटोमिडेट ड्रग है पीएमटी एग्जाम। माइलॉर्ड यानी बेंजोडाइजिपाम कैटेगरी का ड्रग है, मिडाजोलम, लोरेजिपाम, डायजिपाम आपका ड्रग है। और डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया यानी कीटामाइन ड्रग है, किताब से हो जाएगा। और फंटूस से आपका ओपियोइड एनाल्जेसिक फेंटेनिल हो जाएगा। ये वो ड्रग है स्टूडेंट जो कि आपका क्लासिफिकेशन है जनरल एनेस्थेटिक में, आपसे क्वेश्चन बनते हैं। और मैंने आपको ट्रिक्स जो है वो दे दिया, इन ट्रिक्स को आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे ना, डेफिनेटली ये सारे ड्रग्स आपके जुबान पे चढ़ जाएंगे, जैसे मेरे जुबान पे चढ़े हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं डिफरेंट टारगेट ऑफ ड्रग। अलग अलग जो टारगेट है, यानी ड्रग का टारगेट क्या है, किस रिसेप्टर पर जाकर के काम करता है, या कैसे एनेस्थीसिया कॉज करता है, कैसे हमारे सेंसेशन को लॉस कराता है, उस पॉइंट पर आते हैं। तो सर पहला ड्रग, हमारा पहला टारगेट क्या है जी? गावा रिसेप्टर। गावा रिसेप्टर दैट इज द हेलोइथेन, प्रोपोफॉल, बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजिपाम, ये गावा रिसेप्टर पे जाकर के काम करता है। और गावा में भी ना गावा ए रिसेप्टर पे बाइंड करता है, याद रखिएगा। गावा रिसेप्टर क्या होता है? तो हमारे ब्रेन के अंदर, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपके ब्रेन, हमारे ब्रेन यानी हम सभी के ब्रेन के अंदर जो ब्रेन सेल होते हैं, उस ब्रेन सेल में क्या होता है, तो एक रिसेप्टर पाया जाता है स्टूडेंट। उस रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं? गावा रिसेप्टर कहते हैं, जो कि पेंटागोनिक नेचर का होता है। और ये गावा जब एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है? सेल के अंदर में क्लोरीन की एंट्री करवाता है। और जब सेल के अंदर में क्लोरीन की एंट्री होती है तो सेल क्या हो जाता है? पोलराइज हो जाता है। और जब सेल पोलराइज हो जाता है तो रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप होता है। और जब रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप होता है तो हमें क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। आपको क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। यानी रात में आप सोते हो या दिन में आप सोते हो तो पता है कैसे सोते हो? जब आपके ब्रेन के अंदर में गावा एक्टिवेट होता है। और गावा जब गावा मतलब गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, ठीक है ना, ये जब एक्टिवेट होता है तो अपने रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड करता है और उससे क्लोरीन की एंट्री करवाता है। जब क्लोरीन का कंडक्टेंस यानी आपके ब्रेन सेल के अंदर में क्लोरीन अंदर एंटर करता है, चूंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जब हमारे सेल के अंदर में नेगेटिव चार्ज आता है तो सेल पोलराइज हो जाता है स्टूडेंट। और पोलराइजेशन का सिंपल मतलब होता है रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी रेस्ट करने की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है और हमें नींद आ जाती है। नींद खुलती कैसे है वो भी मैं आपको बता दूं कि सर फाइनली जब सोडियम, सुबह सुबह जब सोडियम की एंट्री होती है, जब कैल्शियम की एंट्री होती है, तो यूं समझ लीजिए कि जब पॉजिटिव आयन अंदर आएंगे, सेल के अंदर पॉजिटिव आयंस का एंट्री होगा तो हमारा सेल स्टिमुलेट होगा, उसको डीपोलराइजेशन कहते हैं। तो सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज का आना पोलराइजेशन कहलाता है। और पोलराइजेशन का मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल, नींद आना। और सेल के अंदर अगर पॉजिटिव आयंस आता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि पॉजिटिव आयंस के आने के कारण अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और पॉजिटिव चार्ज अंदर अगर हो गया तो उसे हम डीपोलराइज स्टेज कहते हैं। और डीपोलराइज स्टेज हमारा क्या होता है? एक्साइटेटरी स्टेज होता है, स्टिमुलेटरी स्टेज होता है, यानी हमारी नींद को खोलता है, हमें जागृत करता है। यानी अगर अभी मैं जाग रहा हूं, मैं कुछ समझा रहा हूं, आप कुछ सुन रहे हैं, आप कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, इट मींस हमारे ब्रेन सेल के अंदर में कंटिन्यूअसली सोडियम या तो कैल्शियम की एंट्री हो रही होती है। और जब हम सो रहे होते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा होता है? तो क्लोरीन सर एंटर कर रहा होता है, या तो उस कंडीशन में पोटासियम जो कि पॉजिटिव आयंस है, ये पोटासियम सेल से बाहर जा रहा होता है। जब पॉजिटिव बाहर जाएगा तो भी अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, उस कंडीशन में भी हमें नींद होगा। मैं आगे कभी और अच्छे से डिटेल में पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। आप फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि क्या रोल होता है जी, ठीक है ना। तो गावा रिसेप्टर पे ड्रग बाइंड करता है जिससे क्लोरीन की एंट्री होती है। जितना ज्यादा क्लोरीन एंटर करेगा पेशेंट के अंदर उतना ज्यादा रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप होगा। और पेशेंट अगर रेस्टिंग मोड में चला जाए तो आप उसको ऑपरेट कीजिए, ये कीजिए जैसे होता है ना, आप सोते हो तो फिर आग लग जाए बस्ती में या कुछ भी हो जाए, आपको पता नहीं चलता जब तक बहुत ज्यादा शोर ना हो। और इस कंडीशन में क्या होता है? बहुत ज्यादा ड्रग एंटर कर जाता है और सीएनएस को कहता है कि भाई तू सोए रह, तू उठ ही मत, तू रेस्टिंग पोटेंशियल में रह। अब डॉक्टर कुछ भी कर ले उसको फर्क नहीं पड़ना है। समझ में आ गया? कुछ ड्रग होते हैं जो ग्लाइसिन रिसेप्टर पे जाकर के काम करते हैं, ग्लाइसिन और एस्पार्टेट। याद रखिएगा दो ऐसे हैं स्टूडेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, एक हमारा एस्पार्टेट है और एक हमारा क्या है जी? ग्लाइसिन है। ये
दो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं स्टूडेंट जो कि केवल और केवल एक्साइटेटरी होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाता है, एनाटॉमी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनाटॉमी में आप लोगों ने समझा होगा कि विच वन इज द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो एक्साइटेटरी की प्रॉपर्टी एस्पार्टेट और किसके पास है, तो सर ग्लाइसिन के पास। ये दो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर है, हालांकि ये है क्या, अमीनो एसिड। आपने इनको अमीनो एसिड में भी पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में, है अमीनो एसिड, लेकिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करते हैं और सीएनएस को यानी आपके ब्रेन को हमेशा स्टिमुलेट रखते हैं, एक्साइटेटरी एक्शन देते हैं। तो ऐसा ड्रग जो इनको इनहिबिट करते, ना ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा और ना हमें नींद खुलेगा। मान के चलो कि आपकी नींद खुलती है मोबाइल से, आपकी नींद खुलती है अलार्म बजने से, आपने अलार्म बंद कर दिया, आपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और कमरे में खिड़की से अगर रोशनी आती है तो आपने विंडोज को भी बिल्कुल पैक कर दिया, आराम से आप सो सकते हैं जब तक आपकी नींद पूरी ना हो जाए। समझ में आ गया, क्योंकि डिस्टर्बेंस अब है नहीं। तो ये ग्लाइसिन और एस्पार्टेट ये हैं जो अपने रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड करते हैं, जिस रिसेप्टर का नाम है NMDA रिसेप्टर। देखिए बहुत ज्यादा तो डिटेल में मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, अदरवाइज ये क्लासेस 4 घंटे की हो जाएगी, लेकिन उतना मैं जरूर आपको यहाँ पर डिक्टेट कर रहा हूँ जिससे आपका नॉट सेट क्वालिफाई हो जाए। अदरवाइज फार्माकोलॉजी तो ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें मैं आपको मास्टर्स बना दूं कि फार्माकोलॉजी तो सर इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है और इससे ज्यादा पढ़ ही नहीं सकता है कोई। NMDA रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है, N मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर इसका नाम है, इस पे ये दोनों बाइंड करते हैं और हमें स्टिमुलेट करते हैं। जब पेशेंट स्टिमुलेट हो जाएगा तो नींद खुल जाएगी, इसलिए तो हमने इनको इनहिबिट कर दिया, ना ये उठेंगे, ना पेशेंट को उठने देंगे और ना पेशेंट बेहोश से होश में आएगा। तो ग्लाइसिन रिसेप्टर पे कुछ ड्रग है जैसे हेलोइथिन है, प्रोपोफॉल है, आइसोफ्लोरेन है। NMDA रिसेप्टर जैसा कि मैं आपको बता रहा था, एस्पार्टेट का अपना रिसेप्टर है, वहां पर कीटामाइन यानी जो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया है स्टूडेंट, वो वहां पर जाकर के काम करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया कि सर ड्रग कहां पर काम करेगा और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर एक्चुअल एनेस्थेटिक में ड्रग का नाम क्या है, ईथर। ड्रग का नाम क्या है जी, हेलोइथिन। और तीसरा ड्रग का नाम क्या है सर, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये तीनों ड्रग के बीच में सर कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है या डिफरेंस क्या है। तो सर ईथर वोलेटाइल लिक्विड है, तीनों वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल है, बस नाइट्रस ऑक्साइड क्या है जी, गैसियस है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन इज द गैसियस एनेस्थेटिक ड्रग, तो आपका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। बाकी वोलेटाइल लिक्विड है, बाकी तो आपको पता है। ईथर क्या है जी, इरिटेटिंग एंड इन्फ्लेमेबल एंड हाईली एक्सप्लोसिव। ये इन्फ्लेमेबल है, इसमें आग लग सकता है ईथर के साथ। हेलोइथिन नॉन इन्फ्लेमेबल है, नॉन इरिटेटिंग है, और वो भी आपका नॉन इन्फ्लेमेबल है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द एनेस्थेटिक इज इनफ्लेमेबल, यानी कौन से एनेस्थेटिक हैं जो आपके इनफ्लेमेबल हैं यानी जल सकते हैं, एक्सप्लोसिव नेचर के हैं, तो आपका आंसर एथर होगा। पोटेंट एनेस्थेटिक है यानी बहुत पावरफुल एनेस्थेटिक है। अगर मैं बात करूं तो हेलोइथिन भी पोटेंट है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है जी, पुअर एनेस्थेटिक है। एक्सेलेंट एनाल्जेसिया यानी पेन को रिड्यूस करता है, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट है। एथर और आपके नाइट्रस ऑक्साइड दोनों आपके एक्सेलेंट होते हैं, हेलोइथिन आपके पुअर होते हैं। नो हिपैटोटॉक्सिक इफेक्ट यानी ईथर में कोई हिपैटोटॉक्सिक इफेक्ट नहीं है जी, जबकि आपका हेलोइथिन में हिपैटोटॉक्सिसिटी है और उस नाइट्रस ऑक्साइड में नहीं है जी। इरिटेंट में इंड्यूस कफ, अगर एथर ज्यादा हुआ तो ये इरिटेट करेगा और आपको कफ बनाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ये ब्रोंकाई को डायलेट करेगा ताकि रेस्पिरेशन इंबैलेंस ना हो। तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टी था जिसमें हमने क्या देखा, नाइट्रस ऑक्साइड को, हेलोइथिन को और हमारा आपका ईथर को, इन तीनों के बीच में कुछ कॉमन और डिफरेंस प्रॉपर्टी हम लोगों ने ड्रग रिलेटेड पॉइंट में डिस्कस किया। अब अगला हमारा कंसेप्ट है पेरेंट्रल एनेस्थीसिया। पेरेंट्रल एनेस्थीसिया मतलब आपका जो इंड्यूसिंग एजेंट है, जहां पर प्रोपोफॉल, मिथोहेक्सिटोन, थायोपेंटेन और एटोमिडेट ड्रग हमने पढ़ा। स्लोअर एक्टिंग ड्रग में मिडाजोलम, लोरेजिपाम, डायजिपाम, बेंजोडाइजिपाम कैटेगरी का ड्रग पढ़ा। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में कीटामाइन ड्रग पढ़ा और ओपियोइड एनाल्जेसिक में फैंटानिल ड्रग जो मैंने आपको याद करवाया। अब ये सभी के सभी पेरेंट्रल एनेस्थेटिक ड्रग है, यानी पेरेंट्रल रूट से, खासतौर से इंट्रावेनस रूट से स्टूडेंट इसको क्या किया जाता है, पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो सर फास्ट एक्टिंग ड्रग है क्योंकि इंट्रावेनस रूट से दिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इनहेलेशनल एनेस्थीसिया के बदले में, ठीक है ना। इंड्यूसिंग एजेंट, अब पहला ड्रग हमारा क्या है जी, इंड्यूसिंग एजेंट, थायोपेंटेन। इंड्यूसिंग एजेंट का काम मैं आपको वर्बली बता दूं, नॉर्मली बता दूं क्या करता है, तो सुनिए। एक ड्रग है, पोटेंट ड्रग है जिसका नाम है हेलोइथिन।
हेलोइथेन जान रहे हो ना, हेलोइथेन आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि पोटेंट ड्रग है। याद रखिएगा हेलोइथेन 0.2% ही यूज होता है, यानी बहुत लो डोज में यूज होता है, इसीलिए इसके प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, अब देखिए हेलोइथेन को आपने कैसे दे दिया, इनहेल कर दिया, मान के चलिए आपने इनहेलेशनल रूट से आपने हेलोइथेन दे दिया, और ये सर पेशेंट की बॉडी है, ये एक इंसान है, ये इंसान की बॉडी है, चलिए ये हाथ हो गया और ये इसका पैर हो गया, ये इंसान की बॉडी है जिसको आपने हेलोइथेन दे दिया जी इनहेलेशनल रूट से। चलिए ये इंसान है भाई, आराम से सो रहा है, ठीक है ना। अब डॉक्टर ने क्या दे दिया भाई, हेलोइथेन दे दिया है। अब इस हेलोइथेन की प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए हेलोइथेन क्या करेगा, तो सर बहुत कम डोज में यूज हो रहा है, इसलिए इसका डिफ्यूजन स्लो होगा, मतलब मैंने हम इनहेल किए तो सर क्या होगा, धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि इसका डोज बहुत कम है। तो उस केस में बढ़ाने के लिए इस भाई के हाथ में हमने इंजेक्शन दे दिया, और इंजेक्शन किसका दे दिया, तो सर हमने इंजेक्शन दे दिया है जी पैरेंटल यानी इंट्रावेनस इंजेक्शन दे दिया पैरेंटल ड्रग का। मान के चलिए हमने थायोपेंटेन यूज किया, क्या यूज किया, थायोपेंटेन। अब ये थायोपेंटेन ब्लड के द्वारा कहां पर एंटर करेगा, ब्रेन के अंदर। ये भी ड्रग कहां पर गया है, ब्रेन के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा ब्रेन में गया। ये ड्रग क्या करेगा, तो इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बहुत कम यूज हो रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी को इंड्यूस कराएगा, क्योंकि ये भी ड्रग आगे जाकर के क्या कर रहा है, अनकॉन्शियस, और ये जो थायोपेंटेन है ये आगे जाकर के क्या कर रहा है, स्लीपिंग इफेक्ट कॉज करवा रहा है, यानी सीएनएस को इनहिबिटरी एक्शन, सीएनएस में पोलराइजेशन कॉज करवा रहा है। तो दोनों मिलकर के क्या कर दिए, दोनों मिलकर के प्रॉपर्टी को बूस्ट अप कर दिए, यानी इंक्रीज कर दिए, तो इसलिए इसका नाम रखा गया इंड्यूसिंग एजेंट, कि ये प्रमोट करेगा एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी को। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग थायोबार्बिटूरेट ड्रग आपका है, हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है, इनकी प्रॉपर्टीज है लिपिड सॉल्युबल है। तो क्या होगा जी, अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन ड्रग का बहुत अच्छा होता है, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन तो अलग कंसेप्ट है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें क्या मिल जाता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो हमें तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन की मतलब है, हमें मेटाबॉलिज्म, इसके बाद मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन होगा ना, तो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। रैपिड ऑनसेट है, अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो ऑब्वियस सी बात है ड्रग का टी हाफ बहुत कम होगा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग की बहुत कम होगी, और ड्रग शॉर्टेस्ट एक्टिंग बन जाएगा, फास्टेस्ट एक्टिंग बन जाएगा, रैपिड एक्शन बन जाएगा। अब ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया ना, ये याद रखिएगा। अगर कोई ड्रग लिपिड सॉल्युबल है, जिसको अनआयोनाइज्ड ड्रग कहते हैं, या तो उसको नॉन पोलर ड्रग भी कहते हैं, अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग की बहुत कम होगी। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर ड्रग का बहुत कम होगा तो ड्रग का टी हाफ बहुत कम होगा, ड्रग का टी हाफ कम होगा तो ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा तो ड्रग टारगेट ऑर्गन में चला जाएगा, और टारगेट ऑर्गन में जल्दी चला जाएगा तो ड्रग क्विक एक्शन देगा, यानी फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग होगा, शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग होगा। अगर ड्रग वाटर सॉल्युबल है, अगर ड्रग की वाटर सॉल्युबिलिटी चाहता है तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा होगी, ड्रग का टी हाफ ज्यादा होगा, ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, ड्रग स्लोली रिलीज होगा प्लाज्मा प्रोटीन से, इसलिए ड्रग क्या बन जाएगा, स्लोएस्ट एक्टिंग बन जाएगा, ड्रग लॉन्गेस्ट एक्टिंग बढ़ जाएगा, और ड्रग की सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये कुछ पॉइंट होते हैं, की पॉइंट होते हैं, जो फार्माकोलॉजी के, जनरल फार्माकोलॉजी के बेसिक फार्माकोकाइनेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसको मैंने आपको कनेक्ट करवा दिया, इसको याद रखिएगा। इंजेक्टेड इंट्रावेनस एज अ 2.5% सॉल्यूशन थायोपेंटेन सोडियम यूज होता है जी, प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस इन 15 to 20 सेकेंड, 15 to 20 सेकेंड में ही आपको इनका एक्शन स्टूडेंट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा जी, यानी कि आपको 15 से 20 सेकंड में ही आपको ये एक्शन दे देगा जब हम इंड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, क्योंकि हमने इनको इंट्रावेनस रूट से दिया है, तो 15 से 20 मिनट में ही आपको एक्शन मिल जाएगा। चलिए, तो ये भी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया। डिटेल में फार्माकोलॉजी पढ़ना चाहते हो, कौन कौन पढ़ना चाहता है कमेंट करें, है ना, और उसके बाद शेयर भी करें लोगों के बीच में, ठीक है। चलिए, अगला ड्रग है प्रोपोफॉल। ड्रग के बारे में कुछ प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रोपोफॉल, इट इज अवेलेबल एज अ 1% इमल्सन, इमल्सन के फॉर्म में ये क्या होता है स्टूडेंट, अवेलेबल होता है। रैपिडली एक्टिंग एनेस्थेटिक है, 15 to 45 सेकंड में इनका एक्शन मिल जाता है। प्रीफर्ड इन एस्थेमेटिक पेशेंट, क्योंकि ये ब्रोंकोस्पाज्म नहीं कॉज करता है। प्रोपोफॉल ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करता, इसलिए एस्थेमेटिक पेशेंट है जिनको सांस लेने में डिफिकल्टीज हो रही है, और वो पेशेंट में अगर आप चाहते हैं कि आपको एनेस्थेटिक ड्रग देना, यानी उनको बेहोश करना है और ऑपरेशन करना है, तो प्रोपोफॉल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मेंटेनेंस एनेस्थीसिया में भी इसको हम यूज करते हैं। बेंजोडाइजिपाम आपका डाइजिपाम कैटेगरी का ड्रग है जी, यूज होता है इंड्यूसिंग, मेंटेनिंग एंड सप्लीमेंटिंग एनेस्थीसिया के रूप में। ये भी इंड्यूसिंग और मेंटेनिंग भी, कि लंबे समय तक पेशेंट को सुला करके रखिए बढ़िया, कि उसको नींद ना खुले और अनकॉन्शियस कंडीशन में बना रहे।
प्रोड्यूस सेडेशन, सेडेशन का मतलब होता है कामिंग इफेक्ट, एमेंसिया मतलब भूलने की यानी जो क्षमता होती है कि कुछ समय के लिए आप भूल जाएंगे, ये बेंजोडाइजिपाम आपको कॉज करके देता है जी। पुअर एनाल्जेसिक इफेक्ट है जी, पोस्ट ऑपरेटिव नॉजिया और वोमिटिंग को ये कंट्रोल नहीं करता, मतलब कॉज नहीं करता। कुछ ऐसे ड्रग होते हैं ना कि जैसे ही आपका ऑपरेशन हो गया, पेशेंट होश में आ गया, उसको वोमिटिंग होने लगती है, ये आपको बेंजोडाइजिपाम के साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा स्टूडेंट। ये भी पॉइंट आपका ड्रग रिलेटेड है जो आपको क्या करना है, पढ़ करके जाना है। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया की अगर मैं बात करूं तो कीटामाइन ड्रग है, एनएमडीए रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, प्रोड्यूस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेडेशन, एमेंसिया एंड मार्क एनाल्जेसिया। यानी ये वो ड्रग है कीटामाइन जो आपको सेडेशन यानी कामिंग इफेक्ट, पेशेंट को शांत कर देगा। शांत मतलब मृत्यु नहीं, शांत का मतलब है कि थोड़ा सा शांति, जैसे होता है ना बेटा काम डाउन, जस्ट काम डाउन, सॉन्ग भी सुने होगा काम डाउन, बहुत फेमस हुआ था है ना कोविड के बाद, तो वही कामिंग इफेक्ट। एमेंसिया, एमेंसिया का मतलब होता है भूलना, इमेंसिया का मतलब वही कुछ टाइम के लिए भूलना, और साथ ही साथ में एनाल्जेसिया यानी कि पेन को रिड्यूस करने के इनके पास क्या होगी स्टूडेंट, कीटामाइन की प्रॉपर्टी होगी। एनएमडी रिसेप्टर को जाकर के ड्रग क्या करेगा जी, टारगेट करेगा। ओपियोइड एनाल्जेसिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेचुरल ड्रग है, हम यहां पर यूज कर सकते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए। फेंटानिल ड्रग हम यहां पर क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। अब देखिए जब ओपियोइड की बात आती है ना, तो ओपियोइड एनाल्जेसिक दीज आर द, मतलब हमारा वो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ड्रग कंप्लीट हो गया। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। जब हम एनेस्थेटिक ड्रग पढ़ रहे होते हैं या जब हम ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस पढ़ रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें एक और ड्रग यहां पर डिस्कस करना है स्टूडेंट, जिसका नाम है ओपियोइड एनाल्जेसिक। और ओपियोइड एनाल्जेसिया हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने कहीं ना कहीं रिलेट कर लिया है कि सेंसेशन का लॉस होना, पेन सेंसेशन का लॉस करना ओपियोइड ड्रग के अंडर में है। तो ओपियोइड एनाल्जेसिक नाम से ही क्लियर है कि सर ये ओपियोइड यानी कि पॉपी प्लांट से प्राप्त किया जाता है। पेपावर सोमनीफेरम, उस प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है स्टूडेंट, तो सर उस प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पेपावर सोमनीफेरम। कौन सा प्लांट होता है, तो सर पेपावर सोमनीफेरम उस प्लांट का नाम है। पॉपी प्लांट से के नाम से भी जाना जाता है। इसको हिंदी में अफीम के नाम से जानते हैं जी, क्या कहते हैं, अफीम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो अफीम के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है। एनाल्जेसिक का मतलब क्या है, दर्द निवारक। दर्द निवारक मतलब कि सर ये वो दवा है जो पेन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो दीज आर द नेचुरल सेमी सिंथेटिक। अच्छा एनेस्थेटिक वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, सफिशिएंट है आपके लिए उतना, है ना। अब आते हैं सर ओपियोइड एनाल्जेसिक पे। तो दीज आर द नेचुरल सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक ड्रग विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द क्रूड एक्सट्रैक्ट ऑफ द पेपावर सोमनीफेरम दैट इज द पॉपी प्लांट। ये नेचुरली भी है, सेमी सिंथेटिक भी है और सिंथेटिकली भी है। सिंथेटिक मतलब जिसको हमने लैब में बनाया है, सेमी सिंथेटिक का मतलब जिसको नेचुरल और में कुछ मैनिपुलेट करके बना दिया, वो सेमी सिंथेटिक। और नेचुरल मतलब जिसको हमने पेपावर सोमनीफेरम प्लांट से प्राप्त किया है, वो नेचुरल आपका हो जाएगा। यहां पर एग्जांपल्स है इन ड्रग का एग्जांपल देखते हैं कि सर कौन कौन सा है। तो देखिए ओपियोइड नेचुरल ओपियम अल्कलॉइड में मॉर्फिन, कोडीन, थीवेन, नोस्कापिन, आपका पेपेबरिन। लेकिन याद रखिएगा एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी किसके पास है, मॉर्फिन और कोडीन के पास है जी। थीवेन, पेपेबरिन और नोस्कापिन के पास एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हमने यहां पर आपको स्टार लगा दिया है, ठीक है ना। सेमी सिंथेटिक यानी मॉर्फिन का सेमी सिंथेटिक क्या हो जाएगा, तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन जिसको हेरोइन के नाम से जाना जाता है। और सर कोडीन का क्या हो जाएगा, तो कोडीन का है जी फॉलकोडीन आपका। इसके अलावे मॉर्फिन का इथाइल मॉर्फिन, ये उसी से रिलेटेड ड्रग हो जाएगा। सिंथेटिक की अगर बात करें तो सिंथेटिक में क्या है, पेटिडीन। ये सिंथेटिक मतलब जिसको हमने लैब में बनाया है, ओपियोइड एनाल्जेसिक है। ओपियोइड एनाल्जेसिक स्टूडेंट पोटेंट एनाल्जेसिक होता है। ये नार्कोटिक लाइक सब्सटेंस होते हैं, नशा फील करवाते हैं, इसलिए लोग इसको नशे के रूप में यूज करते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल यूज किया जाए तो ओपियोइड एनाल्जेसिक जो है वो मेजर पेन में, जैसे मान लीजिए कैंसर का पेन हो, साइटिका का पेन हो या मेजर ऑपरेशन का पेन हो, उन पेन को हाइड करने के लिए, उन पेन को रिड्यूस करने के लिए ओपियोइड ड्रग जो है वो पेशेंट को दिया जाता है। जब बहुत ज्यादा सीवियर लेवल पे बॉडी में पेन हो तब ओपियोइड ड्रग दिया जाता है। ये पोटेंट एनाल्जेसिक होता है, बहुत शक्तिशाली पावरफुल एनाल्जेसिक यानी कि दर्द निवारक दवाइयां होती है। लेकिन इनके पास नार्कोटिक एक्टिविटी होता है, नार्कोलाइक एक्टिविटी है, दैट्स व्हाई इसको लोग नशे के रूप में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं जी। तो सर सिंथेटिक ओपियोइड
ऑपियोइड की बात की जाए तो सिंथेटिक जिसको हम लैब में बनाते हैं, तो देखिए पेथिडीन, फेंटेनिल, मेथाडोन, ट्रामाडोल, आपका टेपेंटाडोल, रेमिफेंटेनिल, डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफिन, ये सब ड्रग है जी। कैसे याद करेंगे, तो देखिए सिंथेटिक का मैं एक ट्रिक दे देता हूं, ये तो बहुत सिंपल है ना, नेचुरल में मॉर्फिन कोडीन याद रखोगे, दो भी याद रखोगे काम चल जाएगा। सेमी सिंथेटिक में मॉर्फिन का ही डाइएसिटाइल मॉर्फिन का लीजिए, इथाइल मॉर्फिन का लीजिए, डाइएसिटाइल मॉर्फिन को ही हम क्या कहते हैं, हेरोइन कहते हैं, और कोडीन से फॉलकोडीन बना लीजिए, सिंपल सा हो गया। अब हमें सिंथेटिक याद करना, तो सिंथेटिक कैसे याद करेंगे, तो मेहता जी ने, मेहता जी से हो जाएगा जी मेथाडोन, ट्रिक मैं दे रहा हूं, मेहता जी थे तो मेहता जी से हो जाएगा मेथाडोन। मेहता जी ने फंटा पिया, क्या पिया भाई, फंटा पीते हो ना, तो फंटा से हो जाएगा फैंटानिल, क्या पिया भाई, फैंटानिल पिया, पिया से हो जाएगा पेथिडीन, और क्या हो गया भाई, डेस्क से टकरा गए, डेस्क मतलब समझते हो जो टेबल होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, डेस्क कहते हैं। तो मेहता जी ने फंटा पिया और डेस्क से टकरा गए, डेस्क से हो जाएगा डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफिन, और ट्रॉमा में चले गए, ट्रॉमा से क्या हो जाएगा जी, ट्रामाडोल, क्या हो जाएगा जी, ट्रामाडोल हो जाएगा, टेपेंटाडोल हो जाएगा। तो डेस्क से टकरा गए, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर मतलब आपका टेपेंटाडोल, और ट्रॉमा में चले गए, ट्रॉमा मतलब ट्रामाडोल, ठीक है ना। फेंटानिल का ही ड्रग है रेमिफेंटानिल, तो उसको भूल जाइए। डॉक्टर ने कहा 8 हफ्ते तक रेस्ट कीजिए, डॉक्टर ने क्या कहा, 8 हफ्ते तक रेस्ट कीजिए, हफ्ते है ना, 8 हफ्ते तक रेस्ट कीजिए। तो इथोहेप्टाजिन, यहां पर एक और ड्रग ऐड कर लीजिएगा, इथोहेप्टाजिन मैंने याद करवा दिया। और क्लासिफिकेशन में ही आप परेशान होते हो ना, सिंपल सा ट्रिक्स मैंने दे दिया। सिंथेटिक देखिए, नेचुरल ड्रग तो याद रखोगे, मॉर्फिन कोडीन है, थीबेन, नोस्कापिन, पेपावरिन भूल जाइए, वो आपके पास एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी उसके पास है ही नहीं, तो मॉर्फिन और कोडीन तो याद रखोगे। सीमे सिंथेटिक में आप मॉर्फिन का ही डाइएसिटाइल मॉर्फिन बना दीजिए और इथाइल मॉर्फिन बना दीजिए। डाइएसिटाइल मॉर्फिन को ही हम क्या कहते हैं, हेरोइन कहते हैं। जब हम बात करते हैं किसकी भाई, सेमी सिंथेटिक में कोडीन की, तो कोडीन से फॉलकोडीन बन गया। अब आ जाइए सिंथेटिक, सिंथेटिक में ट्रिक्स मैंने क्या दिया कि मेहता जी ने फंटा पिया, यानी मेथाडोन हो गया, फेंटानिल हो गया, पेथिडीन हो गया, और डेस्क से टकरा गए, डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफिन हो गया, और कहां पे चले गए भाई, उनकी टेम्परेचर बढ़ गया, यानी टेपेंटाडोल हो गया, और ट्रॉमा में चले गए, ट्रामाडोल। डॉक्टर ने कहा 8 हफ्ते तक रेस्ट कीजिए, इथोहेप्टाजिन, और फेंटानिल का ही ड्रग है रेमिफेंटानिल। ड्रग्स याद हो गया, इस ट्रिक्स को फॉलो कर लीजिएगा, और ड्रिक्स पसंद आ जाए तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, लोगों को बता दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, बस हमारा ये टारगेट है। और जितना ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, जितना ज्यादा व्यू बढ़ता जाएगा, गौतम सर को उतनी एनर्जी आती जाएगी। याद रखिए, अगर आपका व्यू नहीं बढ़ रहा, आपका लाइक्स, आपका कमेंट नहीं आ रहा, तो मुझे एनर्जी नहीं मिलेगा। अगर कमेंट आप करोगे, लाइक करते रहोगे, शेयर करते रहोगे, व्यू यानी कि रीचनेस बढ़ाओगे, और ऑब्वियस सी बात है बढ़ाने इसलिए कर रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी रीचनेस हो, हमें एनर्जी मिले, और एनर्जी मिलेगा तो उसके बाद फार्माकोलॉजी आपके टिप्स पे ला करके रख दूंगा जी। ये जो फिंगर टिप है ना आपके जो छुटकियां, जिसको हम बोलते हैं चुटकी में सर फार्माकोलॉजी सॉल्व, फार्माकोलॉजी का ट्रिक्स ऐसा निमोनिक्स आपको दूंगा, जिस निमोनिक्स को आप फॉलो कर लीजिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नर्सिंग में आपको क्वेश्चन 100% सॉल्व करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी और हमारी टीम की है। क्लियर हो गया ना। और क्वेश्चंस आते हैं ना। आज का ट्रिक्स क्या था, तो जनरल एनेस्थेटिक का ट्रिक्स था, देसी पीएमटी एग्जाम माय लॉर्ड, जिसमें फंटूस ने किताब ओपन करके चोरी किया, यही था ना। और यहां पर ट्रिक्स क्या है, तो सर मेहता जी ने फंटा पिया, डेस्क से टकराए और टेम्परेचर बढ़ा, ट्रॉमा में चले गए, डॉक्टर ने कहा 8 हफ्ते रेस्ट कीजिए, हो गया। कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट होंगे। एगोनिस्ट का मतलब समझते हैं ना, एगोनिस्ट मतलब प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये टर्म्स से रूबरू करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, और मैंने बताया था कि एगोनिस्ट का मतलब होता है वो ड्रग जिसके पास एफिनिटी भी हो और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी हो, और एंटागोनिस्ट का मतलब वो ड्रग जिसके पास एफिनिटी तो हो लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी ना हो। और एफिनिटी क्या होता है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होता है, सब मैंने प्रीवियस क्लास में फार्माकोलॉजी में इसी नॉर्सेट एक्सप्रेस सीरीज में आपको डिक्टेट किया है। तो वो ड्रग कौन सा है जी, नलोरफिन है, आपका नेल्बुफिन है, पेंटाजोसिन है, विट्रोफिनॉल है, पार्शियल म्यू रिसेप्टर पे आ जाए एगोनिस्ट बेप्रोफिनोन है, और प्योर ओपियोइड एंटागोनिस्ट, यानी अगर कोई बहुत ज्यादा अफीम खा ले, अगर बहुत ज्यादा कोई हेरोइन खा ले, बहुत ज्यादा मॉर्फिन खा ले, तो कौन सा ड्रग यहां पर यूज करेंगे एंटीडोट के रूप में, यानी कि उसके एक्शन को रोकने के लिए, पेशेंट को बचाने के लिए। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, नैलोक्सोन यूज करेंगे, नैल्ट्रेक्सोन यूज करेंगे, नैल्मीफेन यूज करेंगे, नैलोक्सोन यहां पर फर्स्ट चॉइस ड्रग के रूप में हम क्या करेंगे जी, यूज करेंगे। ठीक है ना।
चलिए अब आते हैं सर इंडिविजुअल ड्रग्स में, यानी कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग रिलेटेड पॉइंट जहां से आपको आपके नॉर्सेट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या है जी, फेंटेनिल। दिस इज हाईली लिपोफिलिक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। ये लिपोफिलिक है यानी लिपिड सॉल्युबिलिटी ड्रग का बहुत ज्यादा है, और ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो ड्रग शॉर्ट एक्टिंग बनेगा, ड्रग का टी हाफ कम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी, शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग बन जाएगा। अभी आज वाली ही क्लास में क्लियर किया हूं, ये रटना नहीं पड़ता, ये समझने वाला कंसेप्ट है जो हम फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या करते हैं, क्लियर करते हैं जी। क्लियर इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। बिगिनिंग आपका सर्जिकल प्रोसीजर, यानी जब बहुत ज्यादा सर्जरी में ऑपरेशन के दौरान पेनफुल सर्जरी है, बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को स्टूडेंट क्या करते हैं, तो सर हम फेंटेनिल जो ड्रग है वो हम पेशेंट को क्या करते हैं जी, प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं सर मेडोटोमेडिन जो आपका ड्रग है उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्टिवेशन ऑफ सेंट्रल अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कॉज सेडेशन एंड एनाल्जेसिया। ये सेडेशन और एनाल्जेसिया कॉज करता है। सेडेशन मतलब कामिंग इफेक्ट, एनाल्जेसिया मतलब आपका पेन को रिड्यूस करेगा। मॉर्फिन ये हमारा मेजर ड्रग है, प्रोटोटाइप ड्रग है, प्रिंसिपल ड्रग है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है और सारे ड्रग इसी को फॉलो करते हैं जी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोटोटाइप ड्रग कौन सा है जी, आपका ओपियोइड एनाल्जेसिक में, तो आपका आंसर मॉर्फिन हो जाएगा। तो मॉर्फिन इज अ पोटेंट ओपियोइड एनाल्जेसिक, पोटेंट है यानी पावरफुल भी है, प्रोटोटाइप भी है। ओपियम यानी पेपावर सोमनिफेरम प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है, नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है। यूज कहां पर करते हैं, तो सर मॉडरेट टू सीवियर पेन, यानी बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, ज्यादा दर्द हो रहा हो पेशेंट को, तो उस कंडीशन में ड्रग को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। साइड इफेक्ट ड्रग का क्या है जी, यानी अगर आप मॉर्फिन लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सेडेशन यानी कामिंग इफेक्ट मिलेगा। मेंटल क्लाउडिंग, आपको ऐसा लगेगा कि आपका दिमाग घूम रहा है, आप अलग दुनिया में हो, क्योंकि क्या है भाई, नशा वाला ड्रग है ना, यूफोरिया कॉज करता है। नशा कॉज करने वाले को हम उस स्टेज को क्या कहते हैं, यूफोरिया, यानी जिस स्टेज में हमारा ब्रेन नशा फील करता है, ऐसा लगता है कि हम नशे में घूम रहे हैं, उस स्टेज को स्टूडेंट क्या कहा जाता है, यूफोरिया कहा जाता है, ठीक है ना। लेथर्जी इफेक्ट भी कॉज करेगा, सब्जेक्टिव इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, कुछ डायस्फोरिक भी है, आपका सम सब्जेक्ट में वॉमिटिंग भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन कॉमन है जी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ब्लरिंग ऑफ विजन, आपको दिखाई बहुत कम देगा, नशे में आप रहते हो ना तो दिखाई कम देगा, सांस लेने में डिफिकल्टीज होगी, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या, यूरिनरी रिटेंशन, यूरिन बाहर नहीं आएंगे, दिस ऑल आर द सिम्टम्स, दिस ऑल आर द एडवर्स ड्रग रिएक्शन, और वी कैन आल्सो से दिस ऑल आर द साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन। स्टूडेंट ये मॉर्फिन का साइड इफेक्ट है जी, ये मॉर्फिन ड्रग का क्या है, साइड इफेक्ट है जी। अब मॉर्फिन का यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर मॉर्फिन ऐसे करके याद कीजिए कि मॉर्फिन सीबीएस, एम फॉर मियोसिस ड्रग है। मियोसिस का मतलब समझते हैं प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, जो कोलिनर्जिक ड्रग के पास ये प्रॉपर्टी होती है, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना मियोसिस होता है, और प्यूपिल का डायलेट होना मिड्रिएटिक कहलाता है। तो सर आंखों की पुतली का संकीर्ण होना, दैट इज द मियोसिस, और आंखों की पुतली का फैलना, फैलाव होना मिड्रिएसिस कहलाता है। तो ये मियोसिस कॉज कराएगा, एनाल्जेसिया यानी पेन को रिड्यूस करेगा, दर्द को कम करेगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन यानी आपका सांस लेने में डिफिकल्टीज होगी, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, आप दवा के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, क्योंकि नशा वाला दवा है, नार्कोटिक वाला दवा है, आपको लगेगा कि यार मुझे ये दवा लेना चाहिए। हिस्टामिन रिलीज, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया कॉज करेगा, इचिंग भी कॉज करेगा, नॉसिया एंड वोमिटिंग हो सकता है, यूफोरिया यानी नशा फील करवाना, कफ सेपरेशन, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वेगल स्टिमुलेशन हो सकता है, सेडेशन एंड हाइप्नोसिस। ऐसे आपको कुछ इफेक्ट, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो स्टूडेंट मॉर्फिन से याद रखना है। अब ओपियोइड एंटागोनिस्ट, मैंने बताया ना कि अगर ओपियोइड की पॉइजनिंग हो जाए, ओपियोइड की पॉइजनिंग हो जाए, किसी ने बहुत ज्यादा ओपियोइड ड्रग ले लिया है, किसी ने मॉर्फिन नशे के रूप में बहुत ज्यादा सेवन कर लिया है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो सर हमने ओपियोइड एनाल्जेसिक के रूप में नैलोक्सोन को यूज किया। इट इज एन एलाइल, ये मत याद रखेगा, ऐसे ये पॉइंट है बस, पोटेंट एंड कप्पा एंड डेल्टा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये कप्पा है जी और ये डेल्टा है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे ब्रेन में 3 रिसेप्टर होते हैं, म्यू, कप्पा एंड डेल्टा, ये 3 रिसेप्टर होते हैं जहां पर मॉर्फिन जाकर के एक्ट करता है। तो ये कप्पा और डेल्टा रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है। ड्रग ऑफ चॉइस है जी मॉर्फिन पॉइजनिंग में, यानी अगर कोई किसी को मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो जाए, बहुत ज्यादा कोई, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि विच वन ऑफ द ड्रग इज यूज एज एंटीडोट इन केस ऑफ मॉर्फिन पॉइजनिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉर्फिन के पॉइजनिंग में इनमें से कौन से ऐसे ड्रग हैं सर जो यूज किए जाते हैं एंटीडोट के रूप में। तो आपका आंसर होगा स्टूडेंट नैलोक्सोन, ठीक है ना। नैलोक्सोन आल्सो ब्लॉक द एक्शन ऑफ एंडोजेनियस ओपियोइड पेप्टाइड, उसको भी ब्लॉक करता है। सिम्टम्स आपको कंट्रोल करता है। नैल्ट्रेक्सोन भी आपका
पोटेंट है, किसके कंपैरेटिवली, नैलोक्सोन के कंपैरेटिवली, ओरली इफेक्टिव है, यानी ओरल रूट से भी हम नैल्ट्रेक्सियन ड्रग को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये सब स्टूडेंट आपके ओपियोइड के एंटागोनिस्ट है। ड्रग ऑफ चॉइस है जो ओपियोइड के एडिक्टेड पेशेंट में, मेथाडोन याद रखेगा, मेथाडोन जो होता है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है एडिक्टेड पेशेंट में, यानी अगर कोई पेशेंट बार बार मॉर्फिन ले रहा है तो उसके बदले में मेंटेनेंस डोज में हम कौन सा दे सकते हैं, तो मेथाडोन दे सकते हैं जी। नैल्मीफेन आपका क्या है जी, गिवन पैरेंटरली यानी कि पैरेंटल रूट से दिया जाता है, लॉन्गर एक्टिंग और हायर बायो अवेलेबिलिटी है, किसके कंपैरेटिवली में, नैलोक्सोन के कंपैरेटिवली में आपको देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो क्या क्या कंप्लीट करा दिया स्टूडेंट, मैंने ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस में एक टॉपिक आपका जनरल एनेस्थेटिक कंप्लीट करा दिया, दूसरा टॉपिक आपको ओपियोइड एनाल्जेसिक करा दिया, दोनों को ड्रग को ट्रिक्स के साथ मैंने आपको याद भी करवा दिया, यानी निमोनिक्स के साथ मैंने ड्रग्स को क्या करा दिया जी, क्लियर करा दिया। अब आते हैं अगला टॉपिक, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्री एनेस्थेटिक, प्री मतलब पहले और एनेस्थेटिक मतलब बेहोश, बेहोश करने के पहले, सर्जरी के पहले जो दवा दिया जाता है स्टूडेंट उसे प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के नाम से जानते हैं। क्यों दिया जाता है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलो कि आपका ऑपरेशन होना है, अब जैसे ही आप ऑपरेशन हॉल में गए, ऑपरेशन थिएटर में गए, आपको बहुत डर लग रहा है बहुत ज्यादा कि यार पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा कि मर जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा, अरे यार मेरा इंस्टा आईडी कौन चलाएगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये सब बहुत सारी चीजें आप सोचते रहोगे। तो उन सोचने वाली चीजों को, यानी आप एंजाइटी फील करोगे, चिंता में रहोगे, उस एंजाइटी को कम करने के लिए एंटी एंजाइटी ड्रग दे दिया जाएगा। तो एंटी एंजाइटी ड्रग क्या हो जाएगा, प्री एनेस्थेटिक, कि भैया पेशेंट को परेशान मत होने दो, बहुत चिंता कर रहा है, सोच रहा है इसको एंटी एंजाइटी दो, आप तुम सोचोगे ही नहीं, मंत्र मुग्ध हो जाओगे, सोचना ही बंद कर दोगे। दूसरा, पेशेंट की नींद ना खुल जाए, नींद ला दो उसको, हिप्नोटिक सो जाए पेशेंट, एमेंसिया हो जाए, पेशेंट का मसल रिलैक्स हो जाए ताकि ऑपरेशन ईजिली हो जाए, तो मसल रिलैक्स, पेशेंट में वॉमिटिंग ना हो ऑपरेशन के दौरान, इसलिए हमने एंटी एमेटिक ड्रग दे देंगे। पेशेंट को एचसीएल ना बने पेशेंट के स्टमक के अंदर में, तो हमने HCl यानी H2 ब्लॉकर ड्रग दे दिए। यानी ये जो कंडीशन डेवलप हो सकता है उनको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकता है उनको रोकने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, बेसिकली यहां पर ड्रग्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं, और वही ड्रग एक्चुअली में प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन कहलाता है। तो देखिएगा यहां पर क्या है जी, क्या है यहां पर, तो सिंपली देखेंगे, यूज ऑफ ड्रग बिफोर एनेस्थीसिया टू मेक इट मोर प्लीजेंट एंड सेफ। ये प्लीजेंट और सेफ, जैसा कि मान लीजिए एंजाइटी को दूर करने के लिए बेंजोडाइजिपाम ले लिया, और सिक्रीशन यानी कि आपका एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे दिए ताकि सिक्रीशन बॉडी में सलाइवा वगैरह कम बने, स्वेटिंग वगैरह कम हो पेशेंट को, रिलीफ प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन, पेन को ठीक करने के लिए ओपियोइड ड्रग दे दिए, एंटी एमेटिक यानी वॉमिटिंग को रोकने के लिए मेटोक्लोप्रोमाइड डोमपेरिडोन ड्रग दे दीजिए, एसिडिटी को कम करने के लिए H2 ब्लॉकर ड्रग मेप्राजोल वगैरह रानिटिडिन वगैरह दे दिए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। टू हैशन गैस्ट्रिक एम्पिटी, हमारा पेट खाली हो जाए उसके लिए हम क्या कर दिए जी, तो डोमपेरिडोन मेटोक्लोप्रोमाइड जो कि प्रोकाइनेटिक ड्रग है उसको हमने यूज कर दिया एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। यानी पेशेंट को बेहोश करने के पहले, जनरल एनेस्थेटिक देने के पहले ये सारे ड्रग्स दिए जाते हैं। ट्रिक्स यहां पर दिया गया है, आपको सिंपली आपको याद रखना है, ठीक है कि सर क्या है, ओपियोइड साना करके इसको याद रखिएगा, ओपियोइड H2 ब्लॉकर, सेडेटिव एंजाइटी ड्रग, एंटी एमेटिक, न्यूरोलेप्टिक और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज किए जाते हैं। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, तो कंप्लीट हो गया आपका प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट है हमारा सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो क्या क्या कंप्लीट हो गया, प्री एनेस्थेटिक ड्रग कंप्लीट हो गया, उसका ट्रिक्स मैंने दे दिया, ओह साना करके याद रखिएगा। मैंने आपको क्या याद करवा दिया, तो सर ओपियोइड एनाल्जेसिक, मैंने ट्रिक्स वहां पर सिंथेटिक का याद करवा दिया है कि मेहता जी ने फंटा पिया और डेस्क से टकराए और क्या हो गया भाई, टेम्परेचर बढ़ा, ट्रॉमा में चले गए, डॉक्टर ने 8 हफ्ते का रेस्ट करने बोला। मैंने जनरल एनेस्थेटिक ड्रग का ट्रिक्स आपको निमोनिक्स दे दिया, क्या था भाई, तो देसी पीएमटी एग्जाम, जहां पर फंटूस ने, देसी पीएमटी एग्जाम माइलोड, जहां फंटूस ने किताब ओपन करके चीटिंग किया, यही मैंने दिया था ना आज के ट्रिक्स में। अब आ जाइए सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनते हैं। क्या है सर, सुनिए, सेडेटिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सेडेटिव का मतलब होता है कामिंग इफेक्ट, याद रखिए, सेडेटिव मतलब होता है कामिंग इफेक्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था ना, जस्ट काम डाउन बेबी, काम डाउन, है ना। दोस्त कोई बोलते ना यार गुस्सा होता है, अग्रेसिव होता है, तो बोलते ना यार काम डाउन, यार शांत हो जाओ यार,
बोलते हैं ना, तो ये कामिंग इफेक्ट, यानी कोई बहुत ज्यादा सोचता है ना, चिंतित रहता है, चिंता से चतुराई घटे दुख से घटे शरीर, ये कहावत बिहार में बहुत ज्यादा फेमस है, बिहार वाले बहुत सारे बच्चे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, है ना। वैसे तो वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हैं, तो सर क्या मैंने बताया कि सर एंजाइटी मतलब सोचना, थिंकिंग करते रहना, सोचते रहना, चिंतित रहना, उसको कम करने वाली दवा को सेडेटिव ड्रग कहते हैं, ठीक है। चलिए, हिप्नोटिक का मतलब होता है स्टूडेंट, हिप्नोटिक का मतलब होता है स्लीपिंग इफेक्ट, यानी कि जो नींद लाए, यानी अगर मान के चलो किसी को इंसोमिया है, इंसोमिया का मतलब नींद नहीं आती है, सर बीमारी हो गई, नींद ही नहीं आती है, तो उनको डॉक्टर क्या कहता है भाई कि आपको इंसोमिया हो गया, आप ये दवा खाओ और इस दवा से आपको नींद आ जाएगी, सोने के पहले खा लेना, नींद बहुत अच्छी आएगी। तो नींद लाने वाली दवा को हिप्नोटिक कहते हैं। तो ये तो कॉमन हो गया कि सर ये वो दवा है जो हमें शांत करता है और ये वो दवा है जो नींद आता है। दोनों कहां पर है? सीएनएस, हमारे ब्रेन के ऊपर काम करेगा। ये दोनों के दोनों कहां पर काम करेंगे? तो आपके हमारे ब्रेन के ऊपर काम करेंगे, इसलिए ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस में हम इसको पढ़ रहे हैं जी। ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस में इन टॉपिक को पढ़ने के पीछे कारण यही है कि ये वो दवा है जो हमारे ब्रेन के ऊपर जाकर के काम करता है, हमारे सीएनएस पे जाकर के काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं हिंदी में, उस पर जाकर के ये दवा क्या करता है? अपना एक्ट करता है। तो सेडेटिव हिप्नोटिक का मीनिंग्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेडेटिव मतलब सर होता है कामिंग इफेक्ट और हिप्नोटिक का मतलब होता है सर स्लीपिंग इफेक्ट। अब देखिए क्या करा डेफिनेशन, अ सेडेटिव यानी दैट इज द ट्रैंक्विलाइजर इज अ सब्सटेंस दैट इंड्यूस सेडेशन। यहां पर दिख रहा है ये सेडेशन लिखा हुआ है स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है? सेडेशन। और ये क्या लिखा हुआ है? इंड्यूस लिखा हुआ है। तो ये वो ड्रग है सर जो इंड्यूस करते हैं, क्या इंड्यूस करते हैं? सेडेशन को इंड्यूस करते हैं बाय रिड्यूसिंग इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट, दैट इज द रिड्यूस टेंशन एंड एंजाइटी। अब आपको नींद क्यों नहीं आती है? अब मान लो डीजे बज रहा है, बढ़िया डांस कर रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है, तो क्या नींद आएगी? उस केस में नहीं आएगी सर। तो जो एक्साइटमेंट है उस एक्साइटमेंट को कम करता है ताकि पेशेंट को नींद आ जाए, और जो चिंता है, आपको सोच रहा है, उसको भी डाउन कर देता है कि भैया सोचना बंद करो, जिंदगी एक ही है, आराम से खुश रहो और जियो, ठीक है ना। ये वो ड्रग है आपके सेडेटिव हिप्नोटिक। सेडेटिव का मतलब, हिप्नोटिक का मतलब जो स्लीपिंग इफेक्ट कॉज करे, इंड्यूस स्लीप। ये क्या इंड्यूस करेगा? तो सर ये इंड्यूस करेगा स्लीप को, यानी नींद लाएगा सर। और साथ ही साथ में इंसोमिया के पेशेंट को ठीक करने के लिए यूज होगा। साथ ही साथ में सर्जिकल एनेस्थीसिया, अभी मैंने आपको बताया था ना, बेंजोडाइजिपाम कैटेगरी का ड्रग था, मिडाजोलम, लोराजिपाम, डायजिपाम। बारबिटूरेट कैटेगरी का ड्रग था, थायोपेंटोल ड्रग था ना जी वहां पर, तो प्रोपोफॉल वगैरह ड्रग। तो ये सब बारबिटूरेट कैटेगरी का ड्रग और बेंजोडाइजिपाम कैटेगरी का ड्रग जो कि एनेस्थीसिया में भी यूज होते हैं, और साथ ही साथ में सर नींद लाने के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होते ही होते हैं। क्लियर? तो सेडेटिव का मीनिंग्स क्या है, हिप्नोटिक्स का मीनिंग्स क्या है, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। सर कौन कौन से ड्रग इसके अंडर में आते हैं? क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन। अब मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। देखिए लॉन्ग एक्टिंग में क्या है जी? फिनोबार्बिटोन, मिफोबार्बिटोन। शॉर्ट एक्टिंग में है ब्यूटोबार्बिटोन, सिकोबार्बिटोन, पिंटोबार्बिटोन। और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में है जी हेक्सोबार्बिटोन, मिथोहेक्सिटोन, थायोपेंटोन। एक और ड्रग ऐड कर लीजिएगा, एमोबार्बिटल। मैं यहां पे ऐड कर देता हूं इसी के साथ एक और ड्रग है जी, एमोबार्बिटल। ये भी ड्रग इसी में आता है, दिखाई दे रहा है, एमोबार्बिटल याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे? सुनिए, दो तरह का ड्रग है, एक तो बारबिटूरेट है और दूसरा क्या है जी? बेंजोडाइजिपाम। तीसरा आपका क्या है जी? कुछ अदर ड्रग है। इन सभी दवाओं के अंदर में प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये सेडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट देते हैं। सेडेटिव मतलब शांत करना। अगर दवा का डोज कम करोगे, यानी कम क्वांटिटी में अगर ड्रग यूज करोगे, मेडिसिन यूज करोगे, तो उस कंडीशन में आपको सेडेटिव इफेक्ट मिलेगा। और उसी डोज को अगर बढ़ा लोगे तो आपको नींद आ जाएगा, और बढ़ा लोगे तो बेहोश हो जाओगे, और बढ़ा लोगे तो कोमा में चले जाओगे, और बहुत ज्यादा नींद वाली दवाइयां खा लोगे तो मर जाओगे। सुसाइडल अप्रोच के लिए भी लोग नींद की गोलियां खाते हैं ना। तो सिंपल सा यही है, अगर डोज कम है तो सेडेटिव इफेक्ट, डोज बढ़ जाएगा स्लीपिंग इफेक्ट, और डोज बढ़ेगा एनेस्थीसिया, और डोज बढ़ेगा कोमा, और डोज बढ़ेगा तो फाइनली आपकी डेथ हो जाएगी। ये स्टेज होता है इसका। अब इनमें सर दो तरह का ड्रग है। पहला ड्रग है बारबिटूरेट। बारबिटूरेट इंडिया में बैन है, हर जगह बैन है। उसके पीछे की कहानी यही है क्योंकि ये गावा माइमेटिक एक्शन देता है। वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि गावा माइमेटिक एक्शन होता क्या है। चलिए क्लियर ही कर देता हूं। गावा, अभी जस्ट मैंने आपको आज वाले ही क्लास में मैंने ये बताया कि गावा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन के अंदर में जब एक्टिवेट होता है तो क्लोरीन की एंट्री करवाता है। क्लोरीन की
एंट्री करवाने के कारण हमें नींद आ जाती है। यही गाबा का काम क्या है, नींद लाना। आपको जो नींद आती है वो गाबा के कारण आती है। ये जो बारबीचुरेट है, अच्छा गाबा का काम क्या है, क्लोरीन की एंट्री करवाना। मैंने बताया था ना कि सर जब गाबा एक्टिवेट होता है, जब गाबा एक्टिवेट होता है तो गाबा क्या करता है, तो सर ये गाबा इस सेल के अंदर में क्लोरीन को लाता है और क्लोरीन आने के कारण हमें क्या आती है, तो सर हमें नींद आ जाती है। बारबीचुरेट ड्रग क्या करता है, बारबीचुरेट और बेंजोडाइजिपाम ये दो ड्रग होते हैं स्टूडेंट, याद रखेगा। इन दोनों का काम है कि तुम इस गाबा को पोटेंशिएट करो। ऑब्वियस सी बात है कि सर मुझे नींद नहीं आती है, मुझे इंसोमिया हो गया। सुनिएगा समझिएगा, थोड़ा सा फास्ट है लेकिन सब समझ में आएगा आपको, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन से भी आपको पता है ना सारी चीजें। तो क्लियर है कि सर मुझे नींद नहीं आती है। नींद लाने वाला कौन, तो नींद लाने वाला है गाबा। अब अगर मुझे नींद नहीं आती इसका मतलब है कि सर हमारा गाबा कमजोर हो गया होगा, गाबा का लेवल कम हो गया होगा, गाबा की पोटेंसी कम हो गई होगी, तभी तो नींद नहीं आ रही है। अगर मुझे नींद आ रही है यानी कि हमारे ब्रेन में गाबा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। क्लियर ना। तो ये जो दवाइयां हम इस्तेमाल करते हैं ना, बारबीचुरेट या बेंजोडाइजिपाम, इनका काम होता है कि तुम गाबा को पोटेंशिएट करो, यानी उसको शक्ति दो। गाबा पोटेंशिएट होगा तो वो क्लोरीन की एंट्री करवाएगा और क्लोरीन जब हमारे ब्रेन सेल के अंदर में आएगा तो हमें खूब नींद आएगा। समझ में आ गया। इसके लिए ये दवाइयां बनाई गई है। लेकिन बारबीचुरेट क्या करता है, कुछ टाइम के बाद, स्टार्टिंग में तो वो गाबा को पोटेंशिएट करता है, कुछ टाइम के बाद क्या कहता है कि गाबा करता क्या है, तो इसको पता चलता है कि भाई गाबा क्लोरीन की एंट्री करवाता है। तो बारबीचुरेट ना डायरेक्ट क्लोरीन की एंट्री करवाना शुरू कर देता है, वो गाबा को पोटेंशिएट करना बंद कर देता है। गाबा को पोटेंशिएट करना बंद कर देता है, बारबीचुरेट डायरेक्ट क्लोरीन की एंट्री कराता है। अब पेशेंट को नींद तो आ जाएगा, ब्रेन सेल के अंदर में क्लोरीन एंटर हो गया तो नींद तो आ जाएगा। लेकिन गाबा को ये ड्रग पोटेंशिएट नहीं कर रहा है, तो जिस चीज को आप यूज नहीं करोगे वो चीज खराब हो जाती है। मैं इस हाथ से मैं दुनिया में बहुत कुछ कर सकता हूं और मैं इस हाथ को बांध करके छोड़ दूं ऐसे ही, तो यह हाथ हमारा काम क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। तो सिंपली गाबा को आप यूज कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, गाबा को आप यूज करना बंद कर दोगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, क्लोरीन की एंट्री, ठीक है नींद तो आ जाएगा लेकिन गाबा आपका कमजोर हो जाएगा। जब तक आप बारबीचुरेट नहीं खाओगे आपको नींद नहीं आएगी, यानी आप बारबीचुरेट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। और इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं कि बारबीचुरेट के पास गाबा माइमेटिक एक्शन है। माइमेटिक मतलब मिमिक्री करना यानी चोरी करना। जो काम गाबा कर रहा था वो बारबीचुरेट खुद ही कर रहा था, इसलिए बारबीचुरेट बैन है जी। क्लियर हो गया। तो गाबा माइमेटिक एक्शन एक पॉइंट हो सकता है आगे आपको ड्रग लेटर में दिखाई दे, मैं यहीं पर क्लियर कर दिया। अब यहां पर तीन तरह का ड्रग है। लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग मतलब जो लंबे समय के लिए, लंबे ड्यूरेशन के लिए काम करे। शॉर्ट एक्टिंग यानी शॉर्ट टाइम, और अल्ट्रा शॉर्ट जो बहुत कम टाइम के लिए। कैसे याद करेंगे तो सुनिएगा। बारबीचुरेट से निकालेंगे जी बार, क्या निकालेंगे, बार। बार जानते हो ना, बार में कौन गए, पीएम। पीएम साहब यानी प्राइम मिनिस्टर कहां गए, बार। बार से जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन ऑफ द लॉन्ग एक्टिंग बारबीचुरेट, विच वन ऑफ द शॉर्ट एक्टिंग बारबीचुरेट, विच वन इज द अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबीचुरेट, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या विच वन इज द बारबीचुरेट कैटेगरी ऑफ ड्रग, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो सिंपल सा निमोनिक्स याद रखना कि पहले लॉन्ग है, फिर शॉर्ट है, फिर अल्ट्रा शॉर्ट है, ठीक है ना। ये सीक्वेंस याद रखना है। उसके बाद क्या याद करेंगे कि सर बार में कौन गए थे, पीएम। बार में कौन गए जी, तो सर बार में गए पीएम। बार से बारबीचुरेट हो गया, पीएम से क्या हो जाएगा, पी4 आपका फिनोबार्बिटोन, M4 मिफोबार्बिटोन, और वहां पर उनकी बीपी बढ़ गई, B4 ब्यूटोबार्बिटोन, P4 पेंटोबार्बिटोन, जिससे उनकी सांसें से हो जाएगा जी सिकोबार्बिटोन। सेकंड ट्रैक कंप्लीट हो गया। सांसें जो है वो सर क्या हो गई, तो सर सांसें थम गई। T4 थायोपेंटेन, X4 हेक्सोबार्बिटोन, A4 एमोबार्बिटल और M4 तो सर मिथोहेक्सिटोन। ये सिंपल सा बारबीचुरेट कैटेगरी का तीनों ड्रग कंप्लीट करा दिया। पहले में 2 ड्रग है, पहले में 2 ड्रग, दूसरे में 3 ड्रग और चौथे में 4 ड्रग, तीसरे में 4 ड्रग। देखिए पहला ड्रग लॉन्ग एक्टिंग है, कितना ड्रग है, 2। दूसरा ड्रग शॉर्ट एक्टिंग है, कितना ड्रग है, 3। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में कितना ड्रग है, 4। बस इतना याद रखिए। यहां पर क्या है जी, पीएम। बार में कौन गए थे, पीएम, यानी कि फिनोबार्बिटोन मिफोबार्बिटोन, जिससे बीपी बढ़ गई और सांसें थम गई, यानी कि ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, सिकोबार्बिटोन, और थम THAM यानी थायोपेंटोन, हेक्सोबार्बिटोन, एमोबार्बिटल और मिथोहेक्सिटोन। कंप्लीट हो गया। ये सिंपल सा निमोनिक्स अप्लाई करोगे, बारबीचुरेट कैटेगरी का ड्रग याद हो जाएगा। शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग तीनों याद हो जाएगा। याद रखेगा पहले लॉन्ग है, देन शॉर्ट है, देन अल्ट्रा शॉर्ट है। 2 3 4 का रेशियो याद रखेगा कि पहले में 2 ड्रग, दूसरे में 3 ड्रग, चौथे में तीसरे में 4 ड्रग है, ठीक है ना।
याद कर लोगे। चलिए अब बेंजोडाइजिपाम, बेंजोडाइजिपाम में अलग अलग ड्रग है, अलग अलग प्रॉपर्टी है। कुछ बेंजोडाइजिपाम जो होता है वो हिप्नोटिक यानी नींद लाने के लिए, ये कौन सा ड्रग है, ये स्लीपिंग इफेक्ट कॉज करेगा। कुछ बेंजोडाइजिपाम है जो एंटी एंजाइटी है, यानी एंजाइटी को ठीक करेगा जी, सेडेशन कॉज करेगा। इस केस में क्या कॉज करेगा, सेडेशन कॉज करेगा। कुछ है जो एंटी कन्वर्जेंट यानी एपिलेप्सी में यूज होता है। कहां पर यूज होता है, एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी को ठीक करने के लिए यूज होता है। कुछ बेंजोडाइजिपाम जो होते हैं ना वो मसल रिलैक्सेंट होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द बेंजोडाइजिपाम हैविंग मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी, which one of the benzodiazepam can be used as an anti-epileptic or anti-convulsant drug, which one of the benzodiazepam having general anesthetic property या anti-anxiety property, anti-epileptic property या sedative और hypnotic property। ऐसे क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट पूछे जा सकते हैं, इसलिए सारे ड्रग्स आपको याद रखना है। हिप्नोटिक में क्या है जी, डायजेपाम, फ्लोराजिपाम, नाइट्राजिपाम, मेल्फ्राजोलम, टेमाजिपाम, ट्राइजोलम, ये आपका ड्रग क्या है जी, हिप्नोटिक ड्रग है। क्या है जी, हिप्नोटिक ड्रग आपके हैं डायजेपाम, फ्लोराजिपाम, नाइट्राजिपाम, एल्प्राजोलम, टेमाजिपाम, ट्राइजोलम। एंटी एंजाइटी ड्रग, एंटी एंजाइटी देखिए बाकी सब तो हिप्नोटिक है ही, एंटी एंजाइटी में सुनिए, एंटी एंजाइटी में LODAC, लोरेजिपाम, ऑक्साजिपाम, डायजिपाम, एल्प्राजोलम, क्लोरडाइजिपोक्साइड एंड क्लोनेजिपाम। लुढ़कना, लुढ़क मतलब समझते ना कि पारा लुढ़क गया यानी टेम्परेचर रिड्यूस हो गया। तो एंजाइटी, अगर आप एंजाइटी फील करोगे, अगर आप चिंता करोगे तो चिंता से चतुराई घटे यानी आपका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा यानी लुढ़क जाएगा। LODACC करके याद रखेगा, लोरेजिपाम, ऑक्साजिपाम, डायजिपाम, एल्प्राजोलम, क्लोनेजिपाम और क्लोरडाइजिपोक्साइड, ठीक है ना। कन्वर्जेंट, एपिलेप्सी में कौन सा यूज होता है, तो सर कन्वर्जेंट में DLCC याद रखेगा, DLCC यानी ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है और आरसी होना जरूरी होता है। आरसी के बदले यहाँ पर सीसी याद रखेगा, बाइक वगैरह वाले जानते होंगे, अगर आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो आपको पता है कि डीएल होना चाहिए। डी फॉर डायाजिपाम, देखिए डायाजिपाम तो हर जगह होगा जी, डायाजिपाम तो कहीं भी चले जाइए, डायाजिपाम तो कॉमन ड्रग है। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो डायाजिपाम पे आंसर लगा दीजिए, अगर डायाजिपाम है तो सभी जगह पर डायाजिपाम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो डीएलसीसी, डी फॉर डायाजिपाम, एल फॉर लेरेजिपाम और क्लोना और क्लोबेजिपाम आपका ड्रग है। मसल रिलैक्सेंट डायाजिपाम अकेले है। अदर ड्रग में कुछ नॉन बेंजोडाइजिपाम कैटेगरी का ड्रग है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉन बेंजोडाइजिपाम कैटेगरी का कौन सा ड्रग है जिनके पास हिप्नोटिक प्रॉपर्टी होता है, तो आपको सिंपली याद रखना जी ट्रिपल जेड ई कर लीजिए ना, यानी कि जोपिक्लोन, जोल्पिडेम, जेलिप्लोन, एस जोपिक्लोन, एटिजोलम, ये सब ड्रग है जी। और साथ ही साथ में अदर हिप्नोटिक्स में आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको ट्राइक्लोफॉस मिलेगा, मेलेटोनिन मिलेगा। मेलेटोनिन वो हार्मोन्स है जो कि पिनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, ये हमारे सर्काडियन साइकिल और स्लीप अवेक साइकिल को मेंटेन करता है। रेमेल्टियोन है और सबोरेक्सेंट है। कैसे याद करेंगे, तो ऐसे याद रखिएगा कि सर राम नाम का लड़का था, राम से क्या हो जाएगा जी आपका, तो राम से हो जाएगा जी रेमेल्टियोन। कहां गया, मेला देखने, मेला से क्या हो जाएगा, मेलाटोनिन, और वहां पर सर्वेंट की नौकरी किया, सर्वेंट से हो जाएगा स्टूडेंट आपका सीबोरेक्सेंट और ट्राइक्लोफॉस। ये सारा ड्रग्स मैंने स्टूडेंट आपको याद करवा दिया कि सर कौन कौन से ड्रग हैं जो कि सेडेटिव हिप्नोटिक्स के लिए या एंटी एंजाइटी। बेंजोडाइजिपाम का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेंजोडाइजिपाम का हिप्नोटिक प्रॉपर्टी किसके पास है, एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टी किसके पास है, एंटी कन्वर्जेंट किसका है, मसल रिलैक्सेंट के रूप में कौन यूज होता है, जनरल एनेस्थेटिक में भी यूज हो रहा था। मीटोजोलम, लोरेजिपाम, डायजिपाम, मिलॉर्ड करके जो मैंने याद करवाया था वो भी तो बेंजोडाइजिपाम कैटेगरी का ही ड्रग है ना जी, तो याद रखिएगा इन पॉइंट को, ठीक है। अब आते हैं सर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द सर आपका बारबीचुरेट। बारबीचुरेट कहां से प्राप्त किया जाता है, तो बारबीचुरिक एसिड जिसको हम मेलोनाइल यूरिया कहते हैं, वहां से इस दवा को हम सिंथेटिकली यानी कि लैबोरेटरीज में क्या करते हैं जी, प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। बारबीचुरेट है गावा फैसिलिटेटरी एक्शन, गावा को फैसिलिटेट करता है, इनहिबिट करता है, दे पोटेंशिएट इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ गावा। गावा का जो इनहिबिटरी इफेक्ट है, इनहिबिटरी इफेक्ट का मतलब कि जो हमें नींद लाता है, नींद लाने वाली प्रॉपर्टी उसको ये पोटेंशिएट करता है। एट हाई कंसंट्रेशन बारबीचुरेट है गावा माइमेटिक इफेक्ट। मैंने आपको बताना कि गावा के एक्शन को चोरी करेगा, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था, दैट इज द बारबीचुरेट कैन डायरेक्टली इंक्रीज क्लोरीन का कंडक्शन, खुद ही क्लोरीन की एंट्री करवाने लगता है। और मैंने ये एग्जांपल ड्रग का एग्जांपल तो क्लियर ही है, याद भी करवा दिया, बार में गए पीएम पीपी बढ़ी, सांसें थम गई, याद कर लीजिएगा इस ट्रिक्स को फॉलो करके। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे बारबीचुरेट काम करता है, तो सिंपली सुनिए, बारबीचुरेट कहां पे बाइंड करता है, तो एक्ट एज गावा और बेंजोडाइजिपाम रिसेप्टर, यानी गावा रिसेप्टर पेंटागोनिक नेचर का इस टाइप का एक रिसेप्टर होता है स्टूडेंट, इसी को हम क्या कहते हैं, गावा रिसेप्टर कहते हैं। बहुत डिटेल में कभी पढ़ाऊंगा, कोर्स जब मैं लॉन्च करूंगा फार्माकोलॉजी का ऐप वगैरह पे तो बहुत अच्छे से आराम से इन चीजों को मैं डिक्टेट करूंगा। फिलहाल नॉर्सेट के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए और आपके लिए सफिशिएंट है। तो इन रिसेप्टर पे जाकर के बारबीचुरेट क्या करता है, बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद क्या करता है, क्लोरीन कंडक्टेंस को इंक्रीज कर देता है। अब क्लोरीन
ओपन होगा तो क्लोरीन इंटर होना शुरू हो जाएगा जी, जिस कारण से आपका क्या होगा, क्लोरीन कंडक्टेंस बढ़ेगा, अंदर क्लोरीन की एंट्री ज्यादा हो जाएगी, अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा, मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाएगा। सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होना ये क्या कहलाता है, पोलराइजेशन, और बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज होना क्या कहलाता है, हाइपर पोलराइजेशन। ये किसके कारण होगा, तो या तो पोटासियम यहां से बाहर जाए और या तो क्लोरीन यहां से बाहर से अंदर आए। क्लियर हो गया, तब होता है और हमें नींद आ जाती है। और सीएनएस डिप्रेशन का मतलब डिप्रेशन बीमारी नहीं, सीएनएस डिप्रेशन का मतलब है कि सर इनहिबिटरी एक्शन मिला और हमें सर पेशेंट को क्या आ गई, नींद आ गई। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें कि कहां कहां पर इसको हम यूज कर सकते हैं, तो सेडेशन यानी कि कामिंग इफेक्ट में, हिप्नोसिस यानी कि नींद लाने में, एंटी कन्वर्जेंट यानी मिर्गी यानी एंटी एपिलेप्टिक के लिए यानी मिर्गी को ठीक करने के लिए, एंटी एंजाइटी यानी अगर बहुत कोई चिंता करते रहते हैं एंजाइटी में उस केसेस में, जनरल एनेस्थेटिक में भी हम थायोपेंटेन और मिथोएक्सीटोन बार्बिचुरेट को यूज करते हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस बार्बिचुरेट के पास जनरल एनेस्थेटिक की प्रॉपर्टी है, तो थायोपेंटेन और आपको मिथोएक्सीटोन याद रखना है जी। एडवर्स इफेक्ट में आपको हैंगओवर फील हो सकता है, मेंटल कंफ्यूजन आपको हो सकता है, इंपॉर्मेंट परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब होगी क्योंकि आपका ब्रेन जबरदस्ती आपको सुलाया जा रहा है। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, आप एडिक्टेड हो जाओगे, इसके बगैर आपको नींद नहीं आएगी, आप डिपेंडेंट हो जाओगे इसके ऊपर। एक्यूट बार्बिचुरेट पॉइजनिंग भी आपको देखने को मिल सकता है इस केसेस में, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, आइडियोसिनक्रेसी भी आपको देखने को मिल सकता है जी जब हम बार्बिचुरेट के एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं। अब यहां पर ड्रग है जी बेंजोडाइजिपाम, नॉन बार्बिचुरेट कैटेगरी का ड्रग है। मैंने आपको याद करवा दिया है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग और शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इन तीनों में क्या क्या प्रॉपर्टी। देखिए लॉन्ग एक्टिंग ड्रग में डायजिपाम है, क्लोनेजिपाम है, क्लोरेजिपाम है, फ्लूराजिपाम है, इसी का ड्रग है। जैसे देखिए लोरेजिपाम शॉर्ट एक्टिंग है, टेमेजिपाम, ऑक्सीजिपाम और एटाजोलम, यहां मिडाजोलम और ट्रायाजोलम आपका ड्रग है जी। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि दिया नाम की एक लड़की थी, डायजिपाम, नाइट में यानी नाइट्राजोलम, फूफू को कॉल लगाती है, फ्लूराजिपाम, फ्लूनाइट्राजिपाम, और क्या कहती है कि पीएम चले गए, यानी कि पीएम चले गए। मिड टाइम पे यानी मिडेजोलम और टाइम मतलब टेमेजिपाम, ठीक है ना। डॉक्टर ने बहुत ट्राई किया यानी ट्रायाजोलम, लेकिन सबको प्रणाम करके यानी अल्प्राजोलम करके पीएम निकल गए, ये आप याद कर सकते हैं। लोकेशन कहां पर काम करेगा, अच्छा लॉन्ग एक्टिंग मिनिमम डिपेंडेंस कॉज करेगा, शॉर्ट एक्टिंग सेफेस्ट ड्रग है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग मैक्सिमम डिपेंडेंस आपको कॉज करेगा। साइट ऑफ एक्शन कहां है, मिड ब्रेन में काम करता है, लिम्बिक सिस्टम में काम करेगा, मेडुलरी साइट पे काम करेगा, और आपका साथ ही साथ में स्टूडेंट कहां पर काम करेगा, तो सेरिबेलम वाले एरिया में ये वर्क करते हैं जी। बेंजोडाइजिपाम का भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये आपका कहां पर बाइंड करता है, तो सर अल्फा और गामा साइट पे बाइंड करता है, गाबा ए रिसेप्टर पर। बार्बिचुरेट कहां बाइंड करता है, बेंजोडाइजिपाम और गाबा साइट पे, और क्या करेगा, सिंपली क्लोरीन चैनल को ओपन करेगा, क्लोरीन एंटर होगा तो हाइपरपोलराइजेशन होगा, आपको सेडेशन इफेक्ट मिलेगा, आपको नींद आ जाएगी जी। यहां पर ट्रिक्स दिया गया है कि डायजिपाम की प्रॉपर्टी क्या है, तो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम इनके पास है, अगर किसी को अल्कोहल विड्रॉल करवाना है तो उस टाइप के सिम्टम्स मिलेंगे। कॉन्शियस सेडेशन, आप होश में रहोगे लेकिन शांत रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं। डायग्नोस्टिक एंड माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर में यूज किया जाता है, इंसोमिया यानी नींद नहीं आने वाले में भी यूज किया जाता है, एंटी कन्वर्जेंट यानी कि मिर्गी के पेशेंट को दिया जाता है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के रूप में भी यूज किया जाता है, मिडाजोलम, लोराजिपाम, डायजिपाम को, एंटी एंजाइटी ये आपका मसल रिलैक्सेंट, साथ ही साथ में ये इनका यूजेस है जी कि डायजिपाम को कहां कहां पर किस किस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो सर स्लीप वॉकिंग, नींद में आप चलने की आदत हो जाएगी, आप नींद में रहो लेकिन चलना शुरू कर दोगे। स्लीप ड्राइविंग, आप ड्राइव कर रहे हो और आप सो रहे हो, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब नॉर्मल स्लीप बिहेवियर आपको देखने को मिल सकता है, मेमोरी और लर्निंग यानी जो याद रखने की क्षमता है वो आपको कम हो सकती है जी। नॉन बेंजोडाइजिपाम कैटेगरी का ड्रग है, यानी बेंजोडाइजिपाम कैटेगरी का ड्रग नहीं है, नॉन बेंजोडाइजिपाम है। गावा को ये भी फैसिलिटेट करता है और हिप्नोटिक इफेक्ट देने के लिए इंपॉर्टेंट होता है जी। ये एमेंसिया भी कॉज करते हैं, यानी कुछ टाइम के लिए मेमोरी का लॉस भी कराते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी, यानी इट प्रोड्यूस एमेंसिया एक्शन विद अ वीक एंटी एंजाइटी, मसल रिलैक्सेंट एंड एंटी कन्वर्जेंट। ये सारे प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप बीच में बढ़ा करके देख रहे होगे फिर आपको लगेगा कि यार गौतम सर तो केवल बोल रहे हैं, कुछ समझाया नहीं। मैंने सब समझाया है, अभी जब सेडेटिव हिप्नोटिक्स मैंने पढ़ाया है तो इन सब का मीनिंग्स क्लियर किया हूं, है ना। तो ऐसा नहीं कि मैं केवल रीड करके बता रहा हूं, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। बेसिकली जोलपीडियम यहां पर अल्फा सब यूनिट, जो मैंने आपको रिसेप्टर बताया था, पेंटागोनिक नेचर का होता है, उसी रिसेप्टर पर जाकर के बाइंड करता है और इंसोमिया के ट्रीटमेंट में ये यूजफुल होते हैं। जोपिक्लोन हो गया, एटीजोलम हो गया। जोपिक्लोन की प्रॉपर्टी क्या है कि सर शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट इंसोमिया में यूज होता है। अब इंसोमिया भी अलग अलग टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म इंसोमिया, ट्रांजिएंट इंसोमिया, लॉन्ग टर्म
इंसोमिया ये ड्यूरेशन के बेस पर होता है। अगर बहुत माइन्यूट सा है, 2-3 दिन से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो शॉर्ट टर्म इंसोमिया है। ट्रांजिएंट यानी कि अगर आपको 2-3 वीक से प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म यानी कि बहुत लंबे समय से 2-3 महीने से आपको नींद नहीं आ रही तो वो लॉन्ग टर्म इंसोमिया हो गया। तो शॉर्ट टर्म इंसोमिया में जोपिकोलोन को स्टूडेंट क्या किया जाता है, यूज किया जाता है जी। एटीजोलम ये भी बेंजोडाज़ेपाम कैटेगरी का ड्रग है जी, आपको याद रखना है। बेंजोडाज़ेपाम एंटेगोनिस्ट फ्लूमेजोनिल, अगर मान के चलिए सुनिए, अगर किसी ने बारबीचुरेट बहुत ज्यादा खा लिया, अगर किसी ने बारबीचुरेट का सेवन बहुत ज्यादा खा लिया है तो प्योर एंटागोनिस्ट बारबीचुरेट का नहीं है, उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बेंजोडाज़ेपाम, नींद की गोली खाते हैं ना लोग सुसाइड करने के लिए, तो अगर किसी ने बेंजोडाज़ेपाम खा लिया, अगर किसी ने क्या खा लिया, बेंजोडाज़ेपाम, वो भी क्या है, बहुत ज्यादा खा लिया, बेंजोडाज़ेपाम खा लिया और बहुत ज्यादा खा लिया है, यानी सुसाइडल अप्रोच के लिए खा लिया है, उस कंडीशन में अगर आपको उस पेशेंट की जान बचानी है तो आपको बेंजोडाज़ेपाम का आपको एंटीडोट देना पड़ेगा और उस एंटीडोट का नाम है जी फ्लूमेजेनिल। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द ड्रग इज एक्ट एज एंटीडोट इन केस ऑफ बेंजोडाज़ेपाम, या विच वन ऑफ द ड्रग इज यूज एज एंटीडोट इन केस ऑफ बेंजोडाज़ेपाम, यानी बेंजोडाज़ेपाम के केस में कौन सा ड्रग है जो हम यूज कर सकते हैं एज एंटीडोट, तो उस केस में आपको ड्रग याद रखना है जी फ्लूमाजेनिल। ये इनवर्स एगोनिस्ट है जी बेंजोडाज़ेपाम रिसेप्टर पर, है ना। फ्लूमाजेनिल एबॉलिश हाइपोजेनिक साइकोमोटर कॉग्निटिव एंड ईजी इफेक्ट ऑफ बेंजोडाज़ेपाम। मेलेटोनिन, इसको मैंने बताया कि जब लाइट नहीं होती यानी जब रात होता है, डार्क हो जाता है, हमारे पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं, पीनियल ग्लैंड रिलीज करता है एक हार्मोन मेलेटोनिन को। ये मेलेटोनिन हमारी बॉडी में सर्काडियन साइकिल एज वेल एज स्लीप अवेक साइकिल को मेंटेन करता है जी, ठीक है ना। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, यानी आपका पार्ट जो है वो अब शुरू होता है। हमने जो आज 4 टॉपिक डिस्कस किया, जिसमें जनरल एनेस्थेटिक था, ओपियोइड एनाल्जेसिक था, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन था और सेडेटिव हिप्नोटिक, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीएनएस का स्टूडेंट हम लोगों ने नॉर्सेट 9 के लिए अभी यहां पर फिलहाल कंप्लीट करवा दिया। ड्रग का क्लासिफिकेशन मैं आपको निमोनिक्स से याद करवाया हूं, ट्रिक्स से याद करवाया हूं, ऐसे ही निमोनिक्स में आपको और भी आगे देता रहूंगा। बस उसके लिए एक ही कंडीशन है कि आपके तरफ से लाइक, आपका कमेंट और आपका सब्सक्रिप्शंस मुझे मिलता रहे, है ना। आप जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितना व्यूज होगा, गौतम सर को उतनी एनर्जी मिलेगी और उतनी अच्छी अच्छी निमोनिक्स देंगे। मैं आपको बोला ना कि आपके टिप्स पे, आपके फिंगर टिप्स पे आपको क्लासिफिकेशन रख दूंगा। जितने भी आपके नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नॉट ओनली नॉर्सेट, मैं नॉर्सेट की केवल बात नहीं कर रहा हूं, आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी जगह पे फार्माकोलॉजी के ड्रग क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है। बीइंग अ नर्स आपको याद रखना भी जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जो किस किस पर्पस में यूज होते हैं, ये याद भी तो रखना है ना। इन सभी को मैं याद कराऊंगा अपने निमोनिक से, अपने ट्रिक से, अपनी कहानी के फॉर्म में। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर के जाइए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। बताइए कैसी क्लास लगी। एनेस्थेटिक दैट हैज स्मूथ इंडक्शन, बताइए किस एनेस्थेटिक ड्रग के पास स्टूडेंट स्मूथ इंडक्शन होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है जी कि किस एनेस्थेटिक ड्रग के पास स्मूथ इंडक्शन होता है। डाइथाइल ईथर के पास होता है, आइसोफ्लोरेन के पास होता है, नाइट्रस ऑक्साइड के पास होता है या हेलोइथेन के पास होता है। तो स्टूडेंट इसमें याद रखिएगा कि सर ये जो प्रॉपर्टीज हमारी है, ये जो हमारी प्रॉपर्टीज है, अगर मैं बात करूं ये जो हमारी प्रॉपर्टीज है सर, ये हमारा किसके पास है, तो ये सर हमारे हेलोइथेन के पास है। पोटेंट एनेस्थेटिक ड्रग है जी, मैंने आपको बताया है। ये आपको डज नॉट हैव एनाल्जेसिक एक्शन। इनके अरे एक मिनट, वो क्वेश्चंस कहाँ गया। एनेस्थेटिक दैट हैज स्मूथ इंडक्शन, हेलोइथेन, हेलोइथेन के पास स्मूथ इंडक्शन प्रॉपर्टी होता है, इंड्यूस करता है। एन एजेंट दैट हैज एन एजेंट दैट डज नॉट हैव एनाल्जेसिक एक्शन, वो एजेंट जिसके पास एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी नहीं है, एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी है लेकिन पेन कम नहीं करता है। ईथर पेन कम करता है, कीटामाइन कम करता है, हेलोइथेन नहीं करता, मॉर्फिन तो पोटेंट एनाल्जेसिक ड्रग है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सी ऐसी दवा है जिनके पास एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी है लेकिन पेन को रिड्यूस नहीं करता, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेलोइथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो हेलोइथेन इस केस में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द जनरल एनेस्थेटिक हैविंग सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेजेंट प्रॉपर्टी, उस जनरल एनेस्थेटिक का नाम बताइए जिनके पास कार्डियो डिप्रेजेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि आपके हार्ट में हार्ट के एक्शन को कम करने के लिए जाना जाता है जी। हेलोइथेन, एनफ्लोरेन, ईथर या नाइट्रस ऑक्साइड। कुछ ड्रग रिलेटेड पॉइंट हैं जहां से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, स्टूडेंट याद रखिएगा। हेलोइथेन वो ड्रग है जो आपको याद रखना है कि सर सिग्निफिकेंट कार्डियो डिप्रेजेंट प्रॉपर्टी इनके पास पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द जनरल एनेस्थेटिक हैविंग द मोस्ट मार्क्ड यूटेराइन रिलैक्सेंट एक्शन, यानी जनरल एनेस्थेटिक का वो ड्रग जिनके पास यूटेराइन रिलैक्सेंट की प्रॉपर्टी, यानी यूटरस को रिलैक्स करता है जी,
ठीक है ना, कौन सा ड्रग है, प्रोपोफॉल, हेलोइथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या इथर, किस ड्रग के पास जनरल एनेस्थेटिक कैटेगरी की प्रॉपर्टी तो है ही, यानी कि अनकॉन्शियस तो करेगा ही, मेजर सर्जरी में यूज तो होगा ही, साथ ही साथ में सर ये क्या करता है, तो ये जो ड्रग है वो आपके यूट्रस को रिलैक्स करता है, ये प्रॉपर्टी बेसिकली किसके पास है, तो हेलोइथेन के पास है। तो देखो हेलोइथेन का कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत मेजर ड्रग है, प्रोटोटाइप ड्रग है, यूज होता है एनेस्थेसिया के केस में, तो हेलोइथेन बहुत अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, इन क्वेश्चन को भी अगर आप करके चले जाएंगे ना तो आपके क्वेश्चन वहां पर कॉम्पिटिटिव आपके नॉर्सेट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया इज अ रेयर कॉम्प्लिकेशंस यूज ऑफ द फॉलोइंग एनेस्थेटिक, इस एनेस्थेटिक ड्रग को यूज करने से आपको मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया जैसे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है। किसको देकर, कीटामैन, थायोपेंटेन सोडियम, हेलोइथेन या तो इथर, कौन से ड्रग होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर बाद में भी आप वीडियो को देख रहे हैं तब भी कमेंट आपको करना है, और लाइव अगर आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, स्ट्रीमिंग टाइम में अगर आप जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आंसर यहाँ पर आपको बताना है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, हेलोइथेन। तो 5 के 5 क्वेश्चन और सबका आंसर हेलोइथेन। तो ये हेलोइथेन की इंपॉर्टेंस शो कर रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट ड्रग है, कितना क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से बनी रह सकती है जी। Elect the general anesthetic that is particularly suitable for the outpatient surgery because of quick recovery and short lead post anesthetic साइकोमोटर इंपायरमेंट, यानी उस दवा के बारे में बताइए जनरल एनेस्थेटिक ड्रग जो कि शॉर्ट टाइम में ही पेशेंट को रिकवर कर लेता है। एनेस्थीसिया हमने दिया ड्रग को, मतलब पेशेंट को, पेशेंट बेहोश हो गया, ऑपरेशन हो गया और पेशेंट वापस से होश में बहुत जल्दी मतलब अच्छे से आ जाता है, उस ड्रग का नाम बताइए। ईथर, हेलोइथेन, एनफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन, किसके पास ये प्रॉपर्टी होगी। तो सबसे पोटेंट ड्रग हमारा कौन सा है, सबसे अच्छा ड्रग हमारा कौन सा है सर, उस ड्रग के साथ पोटेंट है तो लंबे समय तक रहेगा। शॉर्ट रिकवरी की बात की जाए तो डेस्फ्लोरेन ड्रग याद रखिएगा स्टूडेंट, ये भी आपका वोलाटाइल लिक्विड है जिसके पास ये प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ सिवोफ्लुरेन एक्सेप्ट देन, सिवोफ्लुरेन ड्रग से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इट इंड्यूस एनेस्थीसिया रैपिडली, क्या एनेस्थीसिया ये कॉज करता है। इट इज नो पंजेंट, ये पंजेंट स्मेल का नहीं होता है। इट प्रोड्यूस प्रोलॉन्ग पोस्ट एनेस्थेटिक साइकोमोटर इंपायरमेंट, और इट इज लेस पोटेंट देन हेलोइथेन, हेलोइथेन से के कंपैरेटिवली ये लेस पोटेंट होता है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इट प्रोड्यूस प्रोलॉन्ग पोस्ट एनेस्थेटिक साइकोमोटर इंपायरमेंट, ये नहीं कॉज करता, बाकी सब कॉज करता है। सिवोफ्लुरेन आपका एनेस्थीसिया कॉज करता है, बिल्कुल पंजेंट स्मेल का नहीं होता है, बिल्कुल सही है। इट इज लेस पोटेंट, हेलोइथेन से कम पोटेंट होता है, वो भी सही है, बस आपका एक ऑप्शन सी सही नहीं है जी। एन आईवी बोलस डोज ऑफ थायोपेंटेन, इंट्रावेनस हमारा जो इन्फ्यूजन वाला बोलस है थायोपेंटेन का है, लीड टू लॉस ऑफ कॉन्शियस, जिससे देने से पेशेंट बेहोश हो गया जी। विद इन 10 to 15 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड के अंदर में द पेशेंट रिगेन कॉन्शियस इन जस्ट अ फ्यू मिनट, और कुछ ही मिनट में पेशेंट होश में आ गया। ये क्यों हुआ ये पूछा जा रहा है कि मैंने एक दवा लिया, पेशेंट 10-15 सेकेंड में बेहोश हो गया और कुछ ही मिनट में जाग गया, होश में आ गया। इसके पीछे कारण क्या है, रीनली एक्सक्रीशन, यानी ड्रग किडनी के रास्ते बहुत जल्दी बाहर आ गया। एक्सहेल्ड रैपिडली, ड्रग एक्सहेल हो गया यानी कि सांस के द्वारा बाहर आ गया। रैपिडली मेटाबोलाइज, यानी लीवर में जाकर के जो हेपाटिक मेटाबॉलिज्म होते हैं, हेपाटिक एंजाइम होते हैं, माइक्रोजोमल और 9 माइक्रोजोमल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट CYP3A4-5 आपने पढ़ा होगा, साइटोक्रोम P450 एंजाइम, उनके द्वारा मेटाबोलाइज हो गया। या रीडिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम ब्रेन टू अदर बॉडी, यानी ब्रेन से बॉडी के दूसरे पार्ट में रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या हो जाएगा जी, तो यहां पर हो जाएगा सर ब्रेन से दूसरे पार्ट में चला गया। आपने दवा दिया, ड्रग ब्रेन पे गया, बेहोश कर दिया, अब दवा ब्रेन से रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, दूसरे जगह चला गया बॉडी में। तो जब तक दवा ब्रेन में रहेगा तब तक आपको बेहोश करेगा, जब दवा ब्रेन में है ही नहीं तो आपको बेहोश कैसे कर सकता है, इसलिए उसका इफेक्ट बहुत जल्दी कम हो जाता है। द ड्रग यूज्ड मेनली फॉर इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, वो दवा जो यूज होता है इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया के रूप में, वो दवा कौन सा जी, थायोपेंटेन सोडियम, फैंटानिल प्लस ड्रोपेरिडोल, कीटामाइन या ऑल ऑफ द एबव। द ड्रग यूज्ड मेनली फॉर इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया के इंडक्शन में कौन सा ड्रग यूज होता है जी, तो इंड्यूस कौन कराएगा, तो सर इंड्यूसिंग एजेंट में आपका क्या था, PMT एग्जाम करके मैंने याद करवाया था, प्रोपोफॉल था, मिथोहेक्सिटोन था, थायोपेंटेन था, एटोमिडेट था, यही ड्रग है ना थायोपेंटेन, देखिए यहाँ पर ड्रग आ गया। फेंटेनिल कौन सा ड्रग था, ओपियोइड एनाल्जेसिक। कीटामाइन कौन सा ड्रग था, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। क्लासिफिकेशन अभी याद करवाया हूं, उसी से सॉल्व हो जाएगा। द एनेस्थेटिक एक्शन ऑफ थायोपेंटोन सोडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय
एनेस्थेटिक एक्शन जो है थायोपेंटेन का वो कैसे करेक्टराइज होगा, क्या है जी, गुड मसल रिलैक्सेंट है थायोपेंटेन, या पुअर एनाल्जेसिया है, या सेंसिटाइजेशन ऑफ हार्ट टू एड्रीनलिन है, या नो पोस्ट ऑपरेटिव रेसिडुअल सीएनएस डिप्रेशन है जी। क्या होगा करेक्ट आंसर? ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है आज के टॉपिक का। तो बताइए कि सर क्या होगा? तो सर पुअर एनाल्जेसिया आपको देखने को मिलेगा। तो आज वाली इस नॉर्सेट एक्सप्रेस जो हमारी सीरीज चल रही है हर दिन शाम 6 बजे और रात्रि 8:30 बजे, इन सीरीज में हमारे एक्सपर्टीज फैकल्टीज के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन टॉपिक का और साथ ही साथ में उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं जो स्पेशली नॉर्सेट 9 के लिए डेडिकेटली हैं। और साथ ही साथ में अगर आप कोई दूसरे नर्सिंग एस्पिरेंट हैं यानी किसी दूसरे जॉब की प्रिपरेशंस कर रहे हैं नर्सिंग से रिलेटेड, तो सिलेबस तो कॉमन होता है ना स्टूडेंट, आपको भी फॉलो करना है, पढ़ना है, समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज वाली क्लास में मैंने आपको कुछ निमोनिक्स दिया है, कुछ ट्रिक्स दिया हूं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का, उन ट्रिक्स को आपको फॉलो कीजिए। ड्रग आपके फिंगर टिप्स पे आएगा, ड्रग आपके जुबान पे चढ़ जाएगा, ऐसा मेरा गारंटी है। और आप ऐसे ही हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। क्लियर ना? चलिए, तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही साथ में आप हमारे जीडीसी नर्सिंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर डेली प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस और बहुत सारे नोट्स, ई नोट्स, बहुत सारी चीजें आपको क्या किया जाता है जी, प्रोवाइड किया जाता है। मिलते हैं स्टूडेंट अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।